हाँ जी देवियों सज्जनों, क्या हाल है आपका। स्वागत है आपका लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अभिषेक और आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर की जो कंप्लीट सीरीज है। कंप्लीट इसके अंदर हमारा अधिनियम है, कंप्लीट इसके अंदर हमारे नियम है और कंप्लीट इसके अंदर हमारी योजनाएं हैं, है ना। तो आज जो हम शुरू करेंगे वो एक्ट को शुरू करेंगे। पहले तो मैं आपको एक्ट पढ़ाऊंगा। एक्ट के अपनी सारी चीजें जैसे का जैसा ऑफिशियल गैजेट में है, जैसा का जैसा पूरा का पूरा अधिनियम है, वैसे अपने शुरू करेंगे। एक्ट के बाद इसी एक्ट के आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, इसी एक्ट के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे और इसी एक्ट में जो जो सेक्शन अभी अपने करेंगे उसके साथ के साथ अपने एमसीक्यू भी अभी के अभी कर लेंगे। अब इससे क्या होता है कि कभी कभी जब आप अधिनियम पढ़ लेते हो तो आपको लगता है यार मुझे समझ तो आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से कर भी लूंगा। लेकिन जब कभी क्वेश्चन बनता है तो वो थोड़ा टेढ़े किस्म का बन जाता है। होता अधिनियम के अंदर से ही है पर टेढ़ा बन जाता है, तो आप सोचते हो यार मैंने पढ़ तो लिया था पर मैं कर नहीं पाया। इसके लिए अपने तीन चीजें साथ करेंगे, एक्ट, शॉर्ट नोट्स और इसके साथ में एमसीक्यूज। ठीक है जी। और इसके जो पर्टिकुलर हमारी जो पीडीएफ है जो आपको चाहिए वो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उससे आप जाके अंदर अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सारी की सारी पीडीएफ जो यहां पर पढ़ाई जाती है वो आपको मिल जाएंगी। ये पूरी की पूरी अधिनियम चलेगा, पूरा का पूरा वैसे का वैसा जैसे छपा हुआ है ना ऑफिशियल गैजेट में, वैसा का वैसे उठा के लाए हैं। दोनों ट्रांसलेशन है उसकी, हिंदी भी आपको मिलेगी, साथ में इंग्लिश भी आपको मिलेगी। मेरा जो मेन मोटो रहेगा वो आपको समझाने पर रहेगा कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि रट के ज्यादातर आप गाड़ी ऊपर चला नहीं पाओगे। अगर आपने समझ ली कार्यशाली तो क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता होगा तो भी बहुत कम चांस है कि आपका गलत होगा। ठीक है, तो समझाने पे रहेगा। तो ज्यादा इंग्लिश हिंदी मत करना कि इंग्लिश में पढ़ाओ हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी वाला नहीं आ रहा इंग्लिश, पूरी तरीके से हर चीज समझा दूंगा। दोनों यहां पर ट्रांसलेशन मिलेंगे आपको, इंग्लिश का भी मिलेगा हिंदी का भी मिलेगा। ठीक है जी। तो अभी तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, तो आगे चल सकते हैं अपने। चलिए शुरू करते हैं अपन। तो आज जो बेसिकली अपने पढ़ेंगे वो अध्याय 2 शुरू कर रहे हैं नगर पालिका का। इस अध्याय 2 चैप्टर 2 का नाम क्या है? नगर पालिकाओं का गठन और शासन, की कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। कि कैसे म्युनिसिपैलिटी जो बनती है और कैसे वो शासन करती है, किस तरीके से वो काम करती है, किस तरीके से अपनी जमीनों की खरीद बेच करती है, किस तरीके से अपने चुनाव कराती है, वो सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी चैप्टर नंबर 2 के अंदर। इसकी जो धारा है वो धारा 3 से धारा 50 तक है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, उसका नाम क्या है, उसका नंबर क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी धारा कहां से लेके कहां तक आती है, सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। अगर वो पता होंगी तो ये कोई लप्पू सा क्वेश्चन मान लो आ ही जाए तो अपना कम से कम इस वजह से तो गलत ना हो कि अपने को धारा ही याद नहीं थी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला सेक्शन अपना आता है अध्याय नंबर 2 का, जो इसका मतलब है डिलिमिटेशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाओं का परिसीमन। सबसे पहला सवाल कि परिसीमन क्या होता है। देखो जब भी, अभी मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे ये हमारा राजस्थान है, ठीक है, ये हमारा राजस्थान है और राजस्थान के अंदर हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो विधानसभा के अंदर बैठते हैं, उनको हम एमएलए कहते हैं। अभी मैं करंट राजस्थान की स्थिति की बात करूं तो उसके अंदर 200 एमएलए हैं। कितने हैं? 200। क्यों? क्योंकि जो ये क्षेत्र राजस्थान का है और जितने यहां पर इनकी पॉपुलेशन है, जनसंख्या, उस हिसाब से इनको लगता था डिलिमिटेशन कमीशन को कि 200 लोगों के बीच में इसको बांटा जा सकता है आराम से, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। कितने लोगों के बीच में? पूरे राजस्थान को 200 के बीच में। क्या जितनी जनसंख्या है उसको 200 प्रतिनिधि संभाल सकते हैं और 200 लोग उनकी सारी जनसंख्या की बात जाके विधानसभा में रख सकते हैं। कहां रख सकते हैं? विधानसभा में रख सकते हैं। तो जैसे ये काम करती है डिलिमिटेशन कमीशन हमारे स्टेट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, कि वैसे ही हमारी डिलिमिटेशन कमीशन जो है, परिसीमन जो है, वो हमारा लोकल बॉडीज के लिए भी होता है। लोकल बॉडीज के लिए भी होता है। जैसे कि कैसे होता है कि मान लो ये एक क्षेत्र है हमारा, ये क्या है, एक हमारा ये क्षेत्र है, ठीक है। अब इस क्षेत्र के अंदर कितने वार्ड बनेंगे, कितने लोगों का एक वार्ड होगा, कितने एरिया का एक वार्ड होगा, क्या ये क्षेत्र जो है वो म्युनिसिपैलिटी का एरिया माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, क्या ये क्षेत्र जो है ये गांव है कि नहीं है, क्या इस क्षेत्र को म्युनिसिपैलिटी में जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, क्या इस पूरे क्षेत्र को म्युनिसिपैलिटी घोषित कर देना है, क्या इस पूरे क्षेत्र को म्युनिसिपैलिटी घोषित कर देना है क्या, या फिर ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है म्युनिसिपैलिटी में था इसको म्युनिसिपैलिटी से निकाल देना है क्या। तो ये सारे काम कौन करेगी? डिलिमिटेशन ही तो करेगी। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी का सेक्शन नंबर 3 पूरा बताता है कि कौन सा एरिया म्युनिसिपैलिटी में जोड़ दिया, कौन सा एरिया म्युनिसिपैलिटी से बाहर निकाल दिया, कौन से एरिया ने म्युनिसिपैलिटी के साथ क्या कर दिया। अगर जोड़ा जा रहा है तो क्या होगा, बाहर निकाला जा रहा है तो क्या होगा, दो म्युनिसिपैलिटी को जोड़ा जा रहा है तो क्या होगा, एक म्युनिसिपैलिटी को दो में कर दिया जा रहा है तो क्या होगा। ये सारी की सारी बातें हम इसके अंदर ऑब्वियसली देखेंगे। ठीक है जी। तो ये कुल मिला के हमारा सेक्शन नंबर 3 है, डिलिमिटेशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिकाओं का परिसीमन।
सबसे पहला सवाल यह आता है कि जब भी परिसीमन करने की बारी आती है, जब भी परिसीमन हो रहा होता है, तो यह परिसीमन करने की शक्ति किसके पास होती है? सीधा सीधा सवाल है, इसका सीधा सीधा जवाब है, जब भी लोकल बॉडीज के परिसीमन करने की बात आएगी तो जिस राज्य की लोकल बॉडी है उस राज्य की राज्य सरकार के पास इसकी पावर होगी, द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। और राज्य सरकार इस परिसीमन को करने की घोषणा कैसे करती है? चिल्ला के बताती है कि चलो आज से परिसीमन होने वाला है? नहीं, वो एक नोटिफिकेशन निकालती है। वो जो नोटिफिकेशन निकालती है वो कहां निकालती है? राजपत्र में, यानी कि ऑफिशियल गैजेट में। नोटिफिकेशन निकालेगी, कहां पर निकालेगी? ऑफिशियल गैजेट में, अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र को राजपत्र में। ठीक है, अब नोटिफिकेशन निकाल के गैजेट के अंदर राज्य सरकार क्या बताना चाहती है उसके बारे में हम देखते हैं। राज्य सरकार बताना चाहती है कि कोई भी एक लोकल एरिया, क्या कोई भी एक लोकल एरिया जो म्युनिसिपैलिटी के अंदर नहीं आता था उसको म्युनिसिपैलिटी घोषित कर सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी का किसी एरिया बना सकते हैं, या फिर किसी लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी म्युनिसिपैलिटी की जो लिमिट है उसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। एग्जांपल बताता हूं कैसे, आओ देखते हैं। भाई ये जो हमारा है यहां पर देखते हैं ना, अब ये है हमारी एसजी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। ये क्या करेगी? ये निकालेगी नोटिफिकेशन। क्या निकालेगी? नोटिफिकेशन। कहां निकालेगी नोटिफिकेशन? राजपत्र में, ऑफिशियल गैजेट में, राजपत्र में ये नोटिफिकेशन निकाल देंगे। निकल गया नोटिफिकेशन। अब निकाल के करेंगे क्या कि साहब ये एक एरिया है इतना बड़ा, ये क्या है? एरिया। इस एरिया के साथ सरकार तीन चीज कर सकती है। पहली चीज, इसको नगर पालिका घोषित कर सकती है। ठीक है, दूसरी चीज, इसको नगर पालिका की सीमा में डाल सकती है, सीमा में डाल सकती है। और तीसरी चीज, सीमा से निकाल सकती है, निकाल सकती है। और चौथी चीज, इस नगर पालिका की सीमा को कम ज्यादा कर सकती है, सीमा को कम ज्यादा कर सकती है, कम ज्यादा कर सकती है। इतनी सी बात है। ये लो भाई, तो कितने काम कर सकती है? टोटल 4 काम कर सकती है। पहला, तो इसको नगरपालिका घोषित कर देगी, ये एरिया नगरपालिका नहीं था, अब से नगरपालिका माना जा रहा है। दूसरा, इसको किसी और नगरपालिका के एरिया में डाल देगी, लो भाई आज से तुम इस नगरपालिका के एरिया में आ गए। या फिर ये पहले से एरिया इस म्युनिसिपैलिटी में था, इसको यहां से निकाल देंगे कि नहीं आज से तुम म्युनिसिपैलिटी में नहीं हो। या फिर ये जो म्युनिसिपल एरिया पूरा था इसको कह देंगे इतना इतना तो हो, इतना नहीं है आज से, ये तो है। ये 4 काम कर सकती है सरकार। राज्य सरकार प्रकाशित अधिसूचना किसी भी स्थानीय क्षेत्र को जो किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर सम्मिलित नहीं है नगरपालिका घोषित कर सकती है, पहला काम हो गया। या ऐसे किसी भी क्षेत्र को किसी नगरपालिका में सम्मिलित कर सकेगी, दूसरा काम हो गया। या ऐसे किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका के अपवर्जित कर सकेगी, तीसरा काम हो गया। या किसी नगरपालिका की सीमाओं को अन्यथा परिवर्तन कर सकती है। 4 काम मैंने बताए थे, 4 काम आपको यहां पर दिख रहे होंगे, एक बार देख लो इसको। यहां तक मुझे लगता है वो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। जब कब कर सकेगी ये सारे काम? ये 4 काम जो मैंने बताए हैं ये सरकार कब कर सकेगी? पहला, जब कोई भी लोकल एरिया जो है वो किसी म्युनिसिपैलिटी के अंदर इंक्लूड हो जाए, यानी कि ये एरिया था, ठीक है, अभी म्युनिसिपैलिटी के अंदर नहीं था, इसको उठाया और कहां डाल दिया? म्युनिसिपैलिटी के अंदर डाल दिया, ये लो। पहला काम तो ये। दूसरा, जब किसी एरिया को म्युनिसिपैलिटी से बाहर निकाल दिया जाए। तीसरा, जब लिमिट किसी म्युनिसिपैलिटी की सीमाओं को एक नगरपालिका में अमेलगमेट कर दिया जाए या फिर एक ही म्युनिसिपैलिटी को 2 में पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। इस पॉइंट को समझते हैं अपन। ये दो तो अपने को समझ में आ गए। पहला तो किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर देना, और दूसरा किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका से अपवर्जित कर देना, डाल देना और निकाल देना। तीसरा पॉइंट समझते हैं क्या कहता है, आ जाओ। तीसरा क्या कहता है, जो गैर है इसका वो क्या कहता है, आज देखते हैं। इन्होंने ये बोला है कि ये जैसे एक म्युनिसिपैलिटी थी,
एक म्युनिसिपैलिटी थी। ठीक है साहब, थी तो क्या करें, आगे बताता हूं आगे क्या करना है। म्युनिसिपैलिटी थी ए। इन्होंने बोला कि अब इस म्युनिसिपैलिटी ए का जो है इसके अंदर विलय हो गया बी के अंदर। सिंपल। पहली चीज तो ये होगी कि म्युनिसिपैलिटी ए का विलय अमालगमेशन इसके अंदर हो गया, और दूसरी इसके अंदर गया के अंदर क्या चीज बताई गई थी कि ये म्युनिसिपैलिटी थी ए, इसका विभाजन कर दिया। विभाजन से अब ये दो म्युनिसिपैलिटी हो गई है, A1 और A2। देख लो एक बार इसको, कि हमारी म्युनिसिपैलिटी थी, इसके अंदर तो हमने एमालगमेशन कर दिया यानी कि विलय कर दिया, और इसके अंदर हमने दोनों का विभाजन कर दिया। इस म्युनिसिपैलिटी को पहले तो इसके अंदर डाल दिया था, या फिर सरकार क्या कर सकती है, एक म्युनिसिपैलिटी के दो हिस्से भी कर सकती है। किसी नगरपालिका की सीमाओं को एक नगरपालिका के किसी अन्य नगरपालिका में सम्मिलन करके या एक नगरपालिका को दो या अधिक नगरपालिकाओं में विभाजित करके अन्यथा परिवर्तित किया जाए, या फिर कोई भी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका ना रहे। ये चार काम कब होते हैं, जब ये चार चीजें होती हैं। यहां तक समझे कि नहीं समझे, कि ये चार काम जो मैंने आपको बताए हैं, ये एक ABCD, यहां पर जो सारे काम बताए हैं वो तब होते हैं जब ये चार चीजें होती हैं। ठीक है, कि किसी भी एरिया को नगरपालिका में डालना, किसी भी एरिया को नगरपालिका से निकालना, प्लस किसी पर्टिकुलर एरिया को नगरपालिका घोषित कर देना, या फिर नगरपालिकाओं की सीमाओं में परिवर्तन कर देना। और ये चार कब कब होंगे, जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका घोषित किया जाता है, या फिर कोई स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका से अपवर्जित किया जाता है, या फिर किसी क्षेत्र की जो नगरपालिका होती है उसको दूसरे क्षेत्र की नगरपालिका में डाल दिया, उसी के अंदर यह बात बोली गई है, या फिर एक नगरपालिका को दो या दो से ज्यादा में विभाजित कर दिया। कैसे होता है वो मैं आपको यहां पर समझा चुका हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका नहीं रहे, या चौथा काम यह हो सकता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया आज से नगरपालिका है ही नहीं, खत्म होगी, आज से कोई नगरपालिका नहीं है। और जब ऐसी स्थिति आती है, कोई एरिया नगरपालिका नहीं रहता, तो आगे क्या करते हैं, सारी शक्ति राज्य सरकार के पास चली जाती है। वो कैसे होते हैं वो अपने आगे इसके अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। जब भी मान लो ऐसी स्थिति आ गई कि कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका नहीं रहा, तब क्या होगा। जब भी मान लो ऐसी स्थिति आ गई कि अब तक तो ये एरिया था, मान लो एरिया, ये एरिया था 1, ये पहले तो नगरपालिका था, लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया, राजपत्र में स्टेट गवर्नमेंट ने निकाल के इस एरिया को अब नगरपालिका घोषित करने से मना कर दिया कि आज से तुम नहीं रहोगे। जैसे ये एरिया नगरपालिका घोषित होने से मना होगा, इसकी सारी शक्तियां राज्य सरकार के पास आ जाएंगी, राज्य सरकार के पास आ जाएंगी, इसकी सारी शक्तियां राज्य सरकार के पास आ जाएंगी। देख लो कि any local area ceases to be a municipality, the state government, notwithstanding anything contained in this act or any other law for time being enforced by an order published the official gazette provide। आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। अब हमने चार खंड इसके अंदर पढ़े थे, A B C और D। ठीक है, कै ख गै और घै। अब उसके अंदर जब भी ऐसी चीजें करी जाएंगी तो क्या क्या होगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली बात करते हैं, मान लो खंड कै की बात हो रही है, यानी कि किसी क्षेत्र को पर्टिकुलर उसके अंदर हमने डाला जा रहा है, किसी नगरपालिका के अंदर डाला जा रहा है। देख लो कै में क्या लिखा हुआ था कि कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका घोषित किया जाए तो उसमें सम्मिलित किया जाए। तब क्या होगा, जब ऐसी कोई स्थिति आती है, ये किसी क्षेत्र को नगरपालिका के अंदर डाला जाता है या नगरपालिका के अंदर घोषित किया जाता है, तो उस क्षेत्र या उस उत्तरी क्षेत्र के लिए सदस्यों का निर्वाचन 6 माह के भीतर भीतर कराया जाएगा। समझे कि नहीं समझे, कि कै में क्या बोला था, किसी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित करना, नगरपालिका घोषित करना। ठीक है, और उसका जो चुनाव वगैरह ऐसा होता है तो चुनाव कराना पड़ेगा, और चुनाव की तिथि कितनी होनी चाहिए, 6 माह के अंदर अंदर कराना पड़ेगा। यह बात यहीं बोली गई है कि अगर खंड कै की स्थिति बनती है, कि अगर खंड कै की स्थिति बनती है अधीन आने वाले मामले में, उस क्षेत्र या उस अतिरिक्त क्षेत्र के लिए सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस के 6 माह के कली विधि के भीतर भीतर कराया जाएगा, जब कै की स्थिति बनती है। और जब कै की स्थिति बनती है, खंड कै की स्थिति बनती है, तब क्या होता है, खंड कै के अधीन आने वाले किसी मामले में उन सदस्य जो राज्य सरकार की राय में नगरपालिका वर्जित क्षेत्र है प्रतिनिधित्व करते हटाया जाएगा। कि मान लो कै की स्थिति बन गई, और हम जानते हैं कै की स्थिति में क्या था। लो कै की बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या था
कि एक ये मान लो क्षेत्र है, ठीक है, एक ये मान लो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को नगर पालिका से हटा दिया गया, नगर पालिका से हटा दिया गया, हटा दिया गया, हटा दिया नगर पालिका से। अब इसके अंदर कुछ इसके सदस्य तो रहेंगे ना, वार्ड पार्षद वगैरह लोग होंगे ना इस क्षेत्र के कुछ ना कुछ। जिस दिन से इस क्षेत्र को नगर पालिका से हटा दिया जाएगा, इस दिन इन सदस्यों की सदस्यता भी खारिज हो जाएगी, सदस्यता खारिज हो जाएगी। यह बात इसके अंदर बोली है कि खंड ख में क्या बोला है कि अधीन आने वाले किसी मामले में उन सदस्यों को जो राज्य सरकार की राय में नगर पालिका में अपवर्जित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं हटाया जाएगा। तो खंड क और खंड ख आपको दोनों सीन समझ में आ गए। इन द क्लोज ऑफ फॉलोइंग अंडर ए दैट द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स शैल बी हेल्ड विद द पीरियड ऑफ 6 months, और फॉलोइंग अंडर द क्लोज बी who in the opinion of state government represent the area excluded for the municipality shall be removed, मेंबर्स को हटा दिया जाएगा। अब हमें खंड कौन से की बात करनी है, खंड ग की बात करनी है, जिसके अंदर हमने म्युनिसिपैलिटी का अमेलगमेशन किया था, यानी कि उनको जोड़ा था, प्लस हमने म्युनिसिपैलिटीज का विभाजन किया था। अगर वो ऐसा होता है कि खंड ख के अंदर किसी का अमेलगमेशन किया जाता है, विभाजन किया जाता है, तो क्या होगा देख लेते हैं। खंड ख के अधीन आने वाले किसी मामले में ऐसे नगर पालिका जिसमें कोई अन्य नगर पालिका सम्मिलित की गई है, या तो एक नगर पालिका का दूसरी नगर पालिका में सम्मिलित कर दिया, उसको अमेलगमेशन कर दिया, इस अधिनियम के अधीन अवधि समाप्त होने तक ऐसी अन्य नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य उस नगर पालिका जिसमें ऐसी अन्य नगर पालिका सम्मिलित की गई है सदस्य समझे जाएंगे। आ जाओ करते हैं। अब कौन से खंड की बात करनी है हमें, खंड ख की बताता हूं। इसमें सीधी सीधी एक बात बोलिए, ख के अंदर तो सी ले लो इसको या फिर ख ले लो, अंग्रेजी हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। अगर मान लो नगर पालिका ए थी, ये कौन सी है, म्युनिसिपैलिटी ए, ये कौन सी है, म्युनिसिपैलिटी ए है, ठीक है। इस म्युनिसिपैलिटी ए का विलय यानी कि अमेलगमेशन हमने किसमें कर दिया, म्युनिसिपैलिटी बी में कर दिया, म्युनिसिपैलिटी बी में कर दिया, ठीक है। अब ये वाली इसमें मिल चुकी है, इसमें विलय हो गई है। जब म्युनिसिपैलिटी ए का विलय म्युनिसिपैलिटी बी में हो गया, तो इसके जो भी अध्यक्ष है, इसके जो भी अध्यक्ष है या फिर उपाध्यक्ष है या फिर सदस्य हैं, ये सब के सब इस नगर पालिका के सदस्य माने जाएंगे, सदस्य माने जाएंगे। समझ गए मेरी बात, कि जो ये म्युनिसिपैलिटी नंबर ए थी, अब हमने इसका विलय म्युनिसिपैलिटी नंबर बी में कर दिया, तो जब म्युनिसिपैलिटी ए के जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी उपाध्यक्ष हैं, जो भी सदस्य हैं, जिस दिन विलय हो गया उस दिन से इस म्युनिसिपैलिटी के सदस्य माने जाएंगे। क्योंकि इनकी म्युनिसिपैलिटी तो विलय होगी इनके अंदर, तो इनके सारे के सारे पद एक बराबर हो गए, ये सब के सब लोग अब इस म्युनिसिपैलिटी बी के सदस्य माने जाएंगे। और यही बात यहां पर लिखी गई है कि अधीन आने वाले किसी मामले में ऐसी नगरपालिका जिसमें कोई अन्य नगरपालिका सम्मिलित की जाती है, इस अधिनियम के अधीन अवधि समाप्त होने तक इस नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य उस नगरपालिका जिसमें अन्य नगरपालिका सम्मिलित की गई है सदस्य माने जाएंगे। यहां तक तो मैंने आपको बता दिया इस तीसरे के अंदर कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। आगे चलते हैं। और जहां नगरपालिका दो या अधिक नगरपालिकाओं में विभाजित की गई है, वहां नवगठित नगरपालिका में सम्मिलित क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ऐसी नवीन नगरपालिका के सदस्य समझे जाएंगे। और ऐसी नवीन नगरपालिका यदि इस अधिनियम के अधीन पहले विघटित नहीं की जाती तब तक बनी रहेगी जब तक कि मूल नगरपालिका बनी रहती है। बताओ, भाषा देख रहे हो आप, इसको भाषा पढ़ के ऐसा लगता है भगवान जाने क्या ही बताया होगा इसके अंदर, पर आपने इजी पीजी कर देते हैं इसको। तो मैंने आपको आधा काम तो बता दिया, यहां तक तो आपको बता दिया, अब यहां तक डिस्कस करना है, अभी कर लेते हैं। चलो, अब ये तो मैंने आपको बताया था विलय वाला पार्ट, कि जब विलय की जाती है कि ए का विलय में होगा तो ए के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसके सदस्य माने जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं विभाजन की। जब एक नगरपालिका का विभाजन दूसरी नगरपालिका में कर दिया जाए, जैसे कि ये थी म्युनिसिपैलिटी ए, ठीक है, अब इसका विभाजन हो गया, अब ये दो म्युनिसिपैलिटी बन गई A1 और A2। यहां तक कोई दिक्कत कि विभाजन हुआ, म्युनिसिपैलिटी थी A1 और A2 बन गई, ठीक है। लेकिन ये जो A1 वाली बनी है ना, ये विभाजित होके बनी है A2 से, विभाजित होके बनी है A2 से, ठीक है। तो पहले तो A थी लेकिन विभाजन हो गया तो A1 वाली A2 से विभाजित होके बन गई, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है साहब, देख लो एक बार
कि और जहां कोई नगर पालिका का दो या दो अधिक नगर पालिका में विभाजित की गई है वहां नवगठित नगर पालिका में सम्मिलित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य है, ऐसे नवीन नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें यह बोला है कि इस नगर पालिका के अंदर A1 के अंदर जिसका भी क्षेत्र आता था, जिसका भी क्षेत्र आता था, अब वो इसी नगर पालिका का हिस्सा माना जाएगा, नगर पालिका का हिस्सा माना जाएगा, हिस्सा माना जाएगा। क्योंकि पहले तो पूरी नगर पालिका एक ही थी, पहले कोई अलग अलग नगर पालिका थोड़ी थी, पहले तो ये A नंबर की नगर पालिका थी। अब जब हमने इसका विभाजन कर दिया तो इस एरिया के अंदर जो जो लोग आएंगे वो इसी एरिया के लोग माने जाएंगे। ठीक है, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी अवधि की। ये नगर पालिका कब तक चलेगी? जो नई बनी है, विभाजन होकर बनी है, ये A1 वाली नगर पालिका कब तक चलेगी? ये तब तक चलेगी या तो इस अधिनियम के अंदर हम इसको पहले ही कैंसिल ना कर दें, किसी ना किसी चीज से हम डिसॉल्व करने की पावर होती है राज्य सरकार के पास, वो चाहे तो नगर पालिका को डिसॉल्व कर सकती है, या तो इस अधिनियम के अंदर हम इसको पहले ही विभाजन कर दें, या फिर जब तक ये ओरिजिनल वाली जो थी A2, क्योंकि A2 से कट के A1 बनी थी, इसका समय खत्म नहीं होता, इसका समय खत्म नहीं होता तब तक, देख लो, जब तक इसका समय खत्म नहीं होता, या तो इसको हम पहले इसी अधिनियम के अंदर इसको कैंसिल कर दें, डिसॉल्व कर दें, या फिर जब तक ओरिजिनल वाली जो थी जिससे विभाजित होकर बनी है उसका समय खत्म नहीं होता तब तक ये चलती रहेगी। और यही बात यहां पर लिखी गई है, देख लो। और जहां कोई नगरपालिका दो या दो से अधिक नगरपालिकाओं में विभाजित की गई, वह नवगठित नगरपालिका में सम्मिलित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ऐसी नवीन नगरपालिका के सदस्य समझे जाएंगे, जो मैं आपको बता चुका हूं। और ऐसी नवीन नगरपालिका यदि इस अधिनियम के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती, या तो इस एक्ट के अंदर पहले उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, अगर नहीं कर दी जाती तो तब तक बनी रहेगी जब तक मूल नगरपालिका बनी रहती है, जब तक कि इसका पीरियड चलता रहेगा। जब इसका पीरियड खत्म तो ऑटोमेटिकली इसका खत्म, या फिर पहले इसको इस एक्ट के तहत आप विघटित कर दो, यानी कि डिसॉल्व कर दो। अपेक्षा करता हूं यहां तक आपको सारा समझ में आ गया होगा। और यही बात यहां पर इंग्लिश में लिखी गई है, ये बात इंग्लिश में लिखी गई है। इन द केस फॉलिंग अंडर द सी दैट अंटिल द टर्म ऑफ द म्युनिसिपैलिटी which another municipality is amalgamated expires under this act, the chairperson, vice chairperson and the members of such another municipality shall be doomed to the members of the municipality in which such another municipality is amalgamated। कि पुराने वाले के जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष और उसके सदस्य थे वो नई वाले के सदस्य माने जाएंगे जिसके अंदर वो मिली है। और जहां पर एक म्युनिसिपैलिटी को दो या दो से ज्यादा में विभाजन किया जाता है तो जो म्युनिसिपैलिटी जिस एरिया के अंदर आ रही है वो उस नई म्युनिसिपैलिटी के लोग माने जाएंगे और तब तक काम करेगी, या तो इस एक्ट के अंदर इसको डिसॉल्व कर दो, या तो इस एक्ट के अंदर इसको डिसॉल्व कर दो, या फिर पुरानी म्युनिसिपैलिटी से कट के बनी उसका टर्म खत्म नहीं हो जाता, पुरानी का टर्म जब तक चलेगा इसका भी चलेगा। ठीक है, तो इतनी दोनों बातें आपको यहां तक समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। आप चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जिसमें म्युनिसिपैलिटी ना रही, म्युनिसिपैलिटी खंडित हो गई। खंड ख के अधीन आने वाले किसी मामले में नगर पालिका को विघटित कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा। चार काम बोले थे हमने, नगर पालिका को डिसॉल्व करने का था, तो खंड ख के अंदर आती है तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा का सीधा उसको डिसॉल्व कर देंगे, आज से मामला खत्म, राज्य सरकार अपने आप उसका काम संभालती रहेगी। ठीक है, चलिए अब मैंने एक बात बोली थी यहां पर बीच में, मैंने नियत दिवस और अपॉइंटेड डे की बात की थी कि नियत दिवस से यह दिन माना जाएगा, नियत दिवस से चुनाव होंगे, नियत दिवस से वो हो जाएगा, नियत दिवस से सदस्य माने जाएंगे। ये सारी बात में अपॉइंटेड डे ये अपना नियत दिवस जरूर आ रहा है। ठीक है, तो अपॉइंटेड डे का सिंपल मतलब होता है द डे फ्रॉम विच चेंज रिलेटेड टू एनी ऑफ द क्लेज ए टू डी टेक्स इफेक्ट। फॉर एन एग्जांपल कि हमने ए बी सी और डी चार पॉइंट पढ़े थे, ए बी सी और डी। अब ए के अंदर तो क्षेत्र को जोड़ना, बी के अंदर निकालना, सी के अंदर उसका अमालगमेटन या फिर उसका एरिया कर देना, और डी के अंदर उसको नगर पालिका को खत्म कर देना। जिस तारीख से भी ए बी सी डी के अंदर कोई भी चेंज आ गया, या तो वो एरिया जुड़ गया, या वो एरिया निकाल दिया, या सीमा चेंज होगी, या नगर पालिका हटा दी, जो भी चेंज आ गया इस ए बी सी डी में जिस तारीख से है उसी तारीख को अपॉइंटेड डे या फिर नियत दिवस माना जाएगा। अगर मान लो किसी नगर पालिका में किसी क्षेत्र को 4 अप्रैल को जोड़ा गया तो 4 अप्रैल उस क्षेत्र का नियत दिवस हो गया। किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को 10 अप्रैल को उस नगर पालिका से निकाल दिया गया तो 10 अप्रैल उस नगर पालिका का नियत दिवस हो गया। किसी एक तारीख को नगर पालिका की सीमा को इतना से इतना कर दिया तो जिस तारीख को किया वो तारीख उसका नियत दिवस हो गया। किसी एक तारीख को किसी नगर पालिका को हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, तो वो तारीख उस नगर पालिका के हटने का नियत दिवस हो गया। नियति होती ना, किस दिन तेरी नियति आई उस दिन बताऊंगा तेरे को, तो उसका ही मतलब नियत दिवस है, उसका मतलब अपॉइंटेड डे है।
ये आपको इससे बेटर कोई नहीं बताएगा कि अपॉइंटेड डे का जेन्युइन मतलब क्या होता है। कि ए बी सी डी सेक्शन नंबर 3 के अंदर जो भी चेंज आता है, तो जिस दिन से चेंज आता है वो दिन उस चीज का अपॉइंटेड डे माना जाएगा। तो अपेक्षा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है, दूसरी नंबर धारा पे चलते हैं। क्या कहती है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी म्युनिसिपैलिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड ऑफ एवरी म्युनिसिपैलिटी न्यूली एस्टेब्लिश अंडर दिस एक्ट, और एवरी म्युनिसिपैलिटी हुज लोकल लिमिट are altered as a for say to cause at its own cost to be erected and set up and there to maintain। ठीक है जी, यही बात हिंदी में लिखी हुई है कि पहले से विद्यमान प्रत्येक नगरपालिका और इस अधिनियम के अधीन नए रूप से स्थापित प्रत्येक नगरपालिका का और ऐसी प्रत्येक नगरपालिका जिसकी स्थानीय सीमाएं यथोपूर्वित रूप से परिवर्तित की जाए, और एक कर्तव्य है कि वह अधिसूचना में यथावर्णित अपने प्राधिकार में की नगरपालिका की सीमाओं या परिवर्त सीमाओं को परिनिश्चित करने हेतु ऐसे विवरण वाले तथा ऐसे स्थितियों में पर्याप्त सीमा चिन्ह को कलेक्टर या ओहो, ये तो मैं से नहीं पढ़ा जा रहा, आप कहां पढ़ोगे, है ना? तो इसको इजी कर देते थोड़ा सा। चलो बताता हूं। इसमें सिंपल सी एक बात करिए सेक्शन नंबर, इसके सेकंड पॉइंट में क्या बात करिए कि मान लो कोई म्युनिसिपैलिटी है, ठीक है। अब इसमें 4 काम हो सकते हैं। पहला काम तो क्या होगा कि किसी एरिया को जोड़ दिया, किसी एरिया को जोड़ दिया, ठीक है। दूसरा काम हटा दिया। तीसरा काम इसे ही घोषित कर दिया, नगरपालिका इसे ही घोषित कर दिया, घोषित कर दिया। चौथा काम नगरपालिका ही हटा दी, डिसॉल्व कर दी, नगरपालिका हटा दी, डिसॉल्व कर दी, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में सिंपल सी बात बोलिए कि अगर ऐसा कोई भी काम किया जाता है, अगर ऐसा कोई भी काम किया जाता है तो ये सारे काम म्युनिसिपैलिटी की खुद के खर्चे पर होगा, म्युनिसिपैलिटी के खुद के खर्चे पर होगा, खुद की कॉस्ट लगेगी उसके सारे कामों करने में। भाई किसी एरिया को हटाया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो उसमें खर्चा तो होता ही है ना, कि इतना करना है, उतना करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कोई सामान यहां से लाना है, लेबर लगेगी, बहुत सारी चीजें होती है। वो सारा खर्चा किसका लगेगा? खुद की म्युनिसिपैलिटी की कॉस्ट लगेगी। वो कॉस्ट और कोई नहीं भरेगा। किसकी कॉस्ट लगेगी? खुद की म्युनिसिपैलिटी की खुद की कॉस्ट पर होगा, खुद के खर्चे पर यह सारा काम होगा। देख लो, खुद के खर्चे पर होगा, टू बी द कॉस्ट टू बी इरेक्टेड सेटअप एंड देयर आफ्टर टू मेंटेन, ठीक है। अब ये लिखा है कि सब्सटेंशियल बाउंड्री मार्क्स ऑफ सच डिस्क्रिप्शन एंड इन सच पोजीशन एज शैल बी अप्रूव्ड बाय द कलेक्टर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ डिफाइनिंग द लिमिट्स ऑफ अल्टर्ड लिमिट्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटी सब्जेक्ट टू हिज अथॉरिटी इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है जी। अब इन्होंने एक बात बोल दी कि सबसे पहले तो म्युनिसिपैलिटी के खुद के खर्चे पर सारा काम होगा, अगली बात हम पढ़ लेते हैं। दूसरी बात इन्होंने ये बोली है कि सीमा जो डिसाइड की जाएगी, सीमा जो डिसाइड की जाएगी, जो भी पर्टिकुलर उनकी जो लिमिट है वो डिसाइड की जाएगी कि कितना करना है, कितना नहीं करना, कि यहां से 1 फुट आगे तक मानी जाएगी, कि यहां से 1 फुट पीछे तक मानी जाएगी। ये सारी की सारी सीमा डिसाइड करने का हक इन चारों की चारों स्थिति में किसके पास होता है? कलेक्टर साहब के पास होता है। किसके पास होता है? कलेक्टर साहब के पास होता है। जब ऐसी कोई भी स्थिति और सीमा डिसाइड करनी है, कितनी करनी है, कितना एरिया जोड़ना है, कितना निकालना है, बता तो दिया राज्य सरकार ने राजपत्र में, लेकिन फिर भी अब ग्राउंड लेवल का काम तो कलेक्टर साहब देखेंगे। तो कलेक्टर साहब के हाथ में होती है पूरी की पूरी सीमा डिसाइड। कौन करेंगे? कलेक्टर साहब करेंगे, या फिर इनके द्वारा कोई अथोराइज्ड पर्सन है तो, इनके द्वारा कोई अथोराइज्ड अगर पर्सन है तो वो करेगा, इनके द्वारा कोई अथोराइज्ड पर्सन करेगा। मेनली तो यही याद रखना, कलेक्टर ही पूछा जाता है ज्यादातर कि अगर ऐसी कोई सीमा का निर्धारण करना है, कुछ ऊपर नीचे करना है, तो कौन करेंगे? कलेक्टर साहब डिसाइड करेंगे। और इन सबको करने में खर्चा किसका आएगा? म्युनिसिपैलिटी की खुद की कॉस्ट लगेगी। ये दोनों बातें बस आपको ध्यान में रखनी है, वही बातें इसके अंदर बोली हुई है। ठीक है, अब हिंदी वाला पढ़ लेते, अब समझ में आ जाएगा आपको। पहले से ही विद्यमान प्रत्येक नगरपालिका और इस अधिनियम के अधीन नए रूप से स्थापित प्रत्येक नगरपालिका का और ऐसी प्रत्येक नगरपालिका का जिसकी स्थानीय सीमाएं यथोपूर्वित रूप से परिवर्तित की जाए, यह कर्तव्य होगा कि वह अधिसूचना में यथान्वित अपने प्राधिकार में की नगरपालिका की सीमाओं या परिवर्तित सीमाओं को परिनिश्चित करते हुए ऐसे विवरण वाले तथा ऐसी स्थितियों में पर्याप्त सीमा चिन्ह जो कलेक्टर या उसके द्वारा नियमित प्राधिकृत यानी उसके द्वारा अथोराइज्ड पर्सन किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे अपने खर्चे पर। कॉस्ट किसकी लगेगी? खुद की। यानी कि जो भी ऊपर की बकवास थी ये सब अपने करेंगे तो उसमें खुद का पैसा देना पड़ेगा और करेंगे उसी सीमाओं के अंदर जो कलेक्टर साहब
ऑर्डर देंगे या उनके द्वारा कोई निर्धारित व्यक्ति ऑर्डर देगा। इतनी सी बात बोली है बस सेक्शन 2 में। बस वो सारी बातों को ऊपर एक लीगल लैंग्वेज में करके ना, कि किसी म्युनिसिपैलिटी की सीमाओं को बढ़ाना, कम करना, ऊपर करना, नीचे करना, जो भी काम होगा, जैसा भी होगा, सब कुछ कलेक्टर साहब डिसाइड करेंगे। ठीक है, सीमा उनके द्वारा डिसाइड होगी। और ये सब काम करने में खर्चा किसका लगेगा? म्युनिसिपैलिटी का खुद का खर्चा इसके अंदर लगेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे सेक्शन नंबर सब सेक्शन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें क्या कहते हैं? व्हेन एनी लोकल एरिया सीजेस टू बी ए म्युनिसिपैलिटी, द म्युनिसिपैलिटी एस्टैब्लिश देयरइन शैल सीज टू बी एक्सिस्ट। ठीक है, and the balance of the municipal fund and other property rights vesting in such municipality shall subject to all charges liabilities affecting the same vest in the state government, and the process thereof if any shall be expended under the orders of the state government for the benefit of the local area in which such municipality had the jurisdiction। यही बात हिंदी में लिखी हुई है, पहले आपको थोड़ा समझा देता हूं, फिर हिंदी वाली समझ लेना ना। चलो, मान लो कोई लोकल एरिया है, कोई भी लोकल एरिया XYZ। ठीक है, अब ये एक लोकल एरिया था। ठीक है, ये लोकल एरिया था, ये लोकल एरिया म्युनिसिपैलिटी हुआ करता था। अब आपको ये पता है क्या म्युनिसिपैलिटी अपना खर्चा वर्चा कैसे चलाती है? म्युनिसिपैलिटी के पास पैसा कहां से आता है? लोकल गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहां से है? देखो, म्युनिसिपैलिटी अपना खर्चा कैसे चलाती है? सबसे पहले तो इनके पास खुद की जमीनें वमीनें खूब होती हैं, जो म्युनिसिपैलिटी की एरिया के अंडर आई होती हैं। उन जमीनों की सेल कर देते हैं। ठीक है, सेल करने के बाद कभी कभी कुछ जमीनों का ऑक्शन भी हो जाता है, जिसको अपने कहते हैं नीलामी होना। बेसिकली नीलामी भी हो जाती है, ऑक्शन हो जाता है, सेल कर देते हैं, नीलामी कर देते हैं। ठीक है, फिर म्युनिसिपैलिटी के पास कर लगाने की शक्ति होती है, टैक्सेशन की शक्ति होती है। मार्केट टैक्स लगा सकती है, फेयर टैक्स लगा सकती है, फुटपाथ के टैक्स लगा सकती है, सब म्युनिसिपैलिटी लगाती है। प्लस और भी कोई टैक्स लगा सकते हैं जो राज्य सरकार इनको परमिशन दे दे कि तुम्हें टैक्स लगा लो। तो जमीनें होती हैं वो सेल कर सकते हैं, कर लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारे काम। प्लस जो राज्य सरकार स्टेट फाइनेंस कमीशन होती है हमारी, स्टेट फाइनेंस कमीशन के कहने पे कुछ परसेंटेज म्युनिसिपैलिटी को देती है। आप इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको पता चल जाए कितना है कितना नहीं है। तो कुछ म्युनिसिपैलिटी को अपना परसेंटेज देती है जो उनके पास कराता है। तो इन सब चीजों से म्युनिसिपैलिटी के पास पैसा वैसा आता रहता है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट होगी, पैसा आता तो मतलब इनका पैसा तो है, पैसा तो है, बिल्कुल अच्छा खासा पैसा है सब इनके पास। अब मान लो ये लोकल एरिया जो म्युनिसिपैलिटी है और इनके पास पैसा वैसा है, कल को सरकार नोटिफिकेशन निकाल देती है कि आज से ये जो एरिया म्युनिसिपैलिटी डिसॉल्व, ये एरिया आज से म्युनिसिपैलिटी नहीं है, ये एरिया आज से म्युनिसिपैलिटी नहीं है। अब तो कोई बात नहीं, म्युनिसिपैलिटी नहीं है तो सारे मेंबर अपने घर बैठ जाएंगे, आज से ये क्षेत्र खत्म हो गया। ये कहां जाएगा? ये पैसा कहां जाएगा? ये पैसा इसको फंड कह दो, ठीक है, इसको फंड के साथ साथ बैलेंस कह दो, कुछ ही कह दो, पर मेनली बात तो पैसे की है ना। तो ये पैसा कहां जाएगा? तो ये सब पैसा सीधा का सीधा जैसे ही ऐसा कोई ऑर्डर निकलता है कि इस म्युनिसिपैलिटी को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो ये पैसा चल जाता है राज्य सरकार के पास। किसके पास? राज्य सरकार के पास। इतनी सी बात इसके अंदर बोली है कि कोई भी ऐसा लोकल एरिया, जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका न रहे, तब उसमें स्थापित नगरपालिका अस्तित्वहीन हो जाएगी और नगरपालिका निधि का अतिशेष तथा ऐसी नगरपालिका में निहित अन्य संपत्ति और अधिकार समस्त प्रभारों और उन्हें प्रभावित करने वाले द्वित्यों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार के नियत हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? कुल मिला के सिंपल बात क्या है, मेन बात पैसे की है। पैसा, प्रॉपर्टी वगैरह वो सब किसके पास चली जाएगी? ऑटोमेटिकली राज्य सरकार के पास चली जाएगी। और उनके अगम यदि कोई हो, राज्य सरकार के आदेशों के अधीन स्थानीय क्षेत्र में जिसमें नगरपालिका अधिकृत फायदे के लिए व्यय किए जाएंगे। अब ये लोकल एरिया था, तो लोकल एरिया म्युनिसिपैलिटी तो रहा नहीं, तो म्युनिसिपैलिटी रहा नहीं, तो इसका पैसा कहां चला गया? स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के पास। अब जब तक ये या तो इसको किसी म्युनिसिपैलिटी में डाल दे या फिर आगे को इसके लिए डिसाइड कर ले या किसी और अथॉरिटी को दे दे, तब तक राज्य सरकार इस पैसे को, इस फंड को उसी लोकल एरिया के लिए इस्तेमाल करेगी, लोकल एरिया के लिए इस्तेमाल करेगी, यूज करेगी। इतनी बात बस आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 3 बोलता है कि when any local area ceases to be the municipality established under therein shall cease to be exist। म्युनिसिपैलिटी खत्म। द बैलेंस यानी कि पैसा किसके पास चला जाएगा? राज्य सरकार के पास चला जाएगा। और राज्य सरकार उस एरिया के लिए, उसके जुरिडिक्शन जिसके पास म्युनिसिपैलिटी का था, उसके फायदे के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करेगी। तो अपेक्षा करता हूं यहां तक आपको सारा समझ में आ गया होगा। और ये थोड़ा सा आपको हार्ड पता क्यों लग रहा है? क्योंकि ये बिल्कुल लीगल लैंग्वेज है जो अधिनियम के अंदर छपी हुई, नोट्स नहीं है ये। नोट्स होते हैं तो नोट्स थोड़ा इजी भाषा में बनाए जाते हैं, पर मैं चाहता हूं कि आपको लीगल लैंग्वेज पता होनी चाहिए। एक आध ऐसा कोई वर्ड आ जाए जो बीच में मिस ना हो जाए, क्योंकि पेपर अगर बनाने को और मैं इसमें कोई भी वर्ड डाल सकता हूं,
और मेरे पास प्रूफ है डालने के लिए, मैंने साहब अधिनियम से डाला है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चल सकते हैं आगे, चलिए आगे चलते हैं सबसेक्शन नंबर 4 पर। अब इन्होंने क्या बोला है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 जो उपधारा हम 3 बढ़ के आए हैं, उसमें किसी भी बात को मद्देनजर ना रखते हुए, ठीक है, रखना नहीं, मद्देनजर ना रखते हुए, उपधारा 3 में अंतविष्टीय किसी बात के होने पर भी उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए, ना रखते हुए, ये चीज जो है 4 में अगर होगी तो पहले ये होनी चाहिए। इसी का मतलब होता है नॉट विथ स्टैंडिंग, जो लाइन लिखी हुई है ना, इसका मतलब ये होता है। क्या लिखा हुआ है, जब कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका ना रहे, यही बात सेक्शन नंबर 3 में लिखी हुई थी, और किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या की अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं का सम्मिलित कर लिया जाए, तब उस नगर पालिका में निहित नगर पालिका निधि तथा अन्य संपत्ति और अधिकार ऐसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो जाएंगे और उस नगर पालिका के देते इस अन्य स्थानीय प्राधिकारी की देते हो जाएंगे। सिंपल सी बात कि हमने पहले सेक्शन सब सेक्शन नंबर 3 में क्या पढ़ा कि अगर मान लो कोई म्युनिसिपल एरिया है, वो म्युनिसिपैलिटी नहीं रहता, तो जाहिर सी बात है उसका फंड कहां चला जाएगा, राज्य सरकार के पास, और राज्य सरकार उस फंड का इस्तेमाल किस लिए करेगी, उस एरिया के विकास के लिए करेगी। बिल्कुल भाई सब सही बात है, यही बात 3 में पड़ी। अब 4 हमें क्या कहता है, 4 कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग, पहली बात मेन बात तो वो है ही, मेन बात तो सेक्शन नंबर 3 की है, राज्य सरकार के पास चला जाएगा। मान लो उस एरिया को, जो एरिया म्युनिसिपैलिटी नहीं रहा था, किसी और अथॉरिटी के पास दे देते हैं उसको, किसी और अथॉरिटी के पास उसको दे देते हैं, तब वो सारा का सारा फंड, सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारा का सारा पैसा, सारी की सारी एसेट्स ऑटोमेटिकली इसी अथॉरिटी के पास आ जाएंगी। अगर उस एरिया को किसी अथॉरिटी के पास दिया, आपने किसी में भी दे सकते हैं, जेडीए में दे दो, जोधपुर में दे दो, जोधपुर में तो जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दिया कि तुम संभालोगे आज से इस एरिया को, तो उस एरिया का सारा पैसा उस डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास चला जाएगा। अगर नहीं होता है फिर तो सेक्शन नंबर 3 ही लगेगा, जो यहां पढ़ाया था मैंने आपको, जिसके अंदर बोला था राज्य सरकार वाला। और अगर ये नहीं लगता तो सेक्शन नंबर 4 लगेगा, तभी उसको बोला नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3। वो देखो कहां गया, ये रहा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3। उपधारा में अंतर्विष्टीय किसी भी बात के होने पर भी जब कोई ऐसा हो जाता है और वो जो एरिया है किसी और अथॉरिटी के पास चला जाए, तो सारा का सारा फंड उस और अथॉरिटी के पास चला जाएगा। आगे चलते हैं। जब कोई भी एक लोकल एरिया है, मान लो उसको किसी म्युनिसिपैलिटी के अंदर डाला जाता है या फिर उसको किसी और म्युनिसिपैलिटी के अंदर से निकाल लिया जाता है, ठीक है, तो वो पोर्शन जो होगा पैसे का, वो कैसे डिसाइड होगा। मान लो फॉर एग्जांपल ये बड़ी है भाई, अब ये मान लो एक एरिया है बहुत बड़ा, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। अब ये एरिया जो था म्युनिसिपैलिटी था म्युनिसिपैलिटी। अब इतना जो एरिया, इतना एरिया, इसको म्युनिसिपैलिटी से निकाल दिया, इसको म्युनिसिपैलिटी से निकाल दिया, निकाल दिया, ये लो साहब। अब ये तो म्युनिसिपैलिटी से बाहर आ गया। जब इतना एरिया म्युनिसिपैलिटी से बाहर आ गया, तो इतने एरिया के पास अपना फंड भी तो होगा जो इस एरिया के लिए आया होगा। अब म्युनिसिपैलिटी का भाग तो था, कभी ना कभी म्युनिसिपैलिटी अपना पैसा इस एरिया पे भी तो लगाने वाली थी, पर अब तो निकाल दिया, अब ये तो एरिया बाहर आ गया, अब क्या करें। तो ये मांगेगा अपना हिस्सा, ये क्या मांगेगा, अपना हिस्सा, कि मुझे तो बाहर निकाल दिया कोई बात नहीं, पर मुझे मेरा हिस्सा दो भाई, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी में था तो कुछ पैसा मेरे लिए भी आया होगा, अब तो तुमने बाहर निकाल के बाहर फेंक दिया, तो मुझे मेरा हिस्सा तो दो, मेरे पास मेरे पैसे तो दो। तो ये पूछेंगे म्युनिसिपैलिटी वाले, बची हुई म्युनिसिपैलिटी पूछेगी भैया कितना हिस्सा बनता है तुम्हारा, बताओ मेरे को। ये कहेगा मेरे तो 5 लाख रुपए बनते हैं साहब, या मेरे तो 5 करोड़ रुपए बनते हैं साहब, या मेरे तो 5,000 ही बनते हैं साहब, ठीक है। और वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे 5 लाख बनते हैं, 50 लाख बनते हैं, 5,000 करोड़ बनते हैं, कुछ भी कह सकता है। तो ये बीच में प्रॉब्लम नहीं हो, तो ये हिस्सा कितना होगा, मेन बात उस इस सब सेक्शन में ये बताई गई है, ठीक है। तो ये हिस्सा कितना होगा, ये हिस्सा हमेशा राज्य सरकार डिसाइड करेगी, हमेशा राज्य सरकार डिसाइड करेगी, डिसाइड करेगी हमेशा, कि कितना हिस्सा होगा, ये राज्य सरकार इस चीज का डिसाइड करती है। देख लो इसके अंदर, ठीक है। जब किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका क्षेत्र से अपवर्जित कर दिया जाए और दूसरी नगरपालिका में सम्मिलित कर लिया जाए, तब प्रथम वर्णित नगरपालिका में निहित नगरपालिका निधि और अन्य संपत्ति को ऐसे भाग, कैसे भाग, ऐसे भाग, और उसके द्वितीय को ऐसा भाग जो राज्य सरकार दोनों नगरपालिकाओं
से परामर्श के पश्चात राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करेगी। ऐसी दूसरी नगरपालिका में निहित किया जाएगा और उसके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो वो हिस्सा जिस कितना जाएगा, वो हिस्सा कौन डिसाइड करती है? हमेशा राज्य सरकार डिसाइड करती है, हमेशा नगरपालिका डिसाइड, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वो हिस्सा कितना होगा कौन डिसाइड करता है? राज्य सरकार डिसाइड करती है। क्योंकि एक एरिया तुमने निकाल तो लिया, अब निकालने के बाद इसको इसका हिस्सा तो दो, और हिस्सा कौन डिसाइड करेगा? हमेशा राज्य सरकार ही हिस्सा डिसाइड करेगी। अब मान लो ये एरिया यहां से निकला हुआ था, हिस्सा इनको मिल गया कि इनको 1 लाख रुपए मिल गए। राज्य सरकार ने बोला कि ठीक है 1 लाख रुपए है, और 1 लाख रुपए देने के लिए राज्य सरकार ने राजपत्र में अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया कि भाई ये एरिया अब उस म्युनिसिपैलिटी में नहीं रहा, इसके 1 लाख रुपए देकर हमने फ्री कर दिए। अब ये एरिया जिस भी म्युनिसिपैलिटी में जाएगा, मान लो म्युनिसिपैलिटी 2 में जाएगा, तो अपने 1 लाख रुपए साथ लेके जाएगा। समझे? अब ये एरिया जिस भी म्युनिसिपैलिटी में जाएगा तो अपने 1 लाख रुपए जो राज्य सरकार ने इनको हिस्सा दिला के दिया था अपना, वो अपने 1 लाख रुपए उस नई जगह पर अपने साथ लेके जाएगा। यही बात यहां पर कुल मिला के बोली गई है। देख लो एक बार, समझ गए क्या ना समझे? ठीक है, चलिए अब इसके आगे इसका परंतु दे रखा है, प्रोवाइडेड दे रखा है, प्रोविजो दे रखा है। प्रोविजो क्या कहता है? प्रोविजो पढ़ते हैं इसका। प्रोविजो कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन एनी केस वेयर सर्कमस्टांसेस इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रेंडर अनडिजायरेबल द ट्रांसफर ऑफ एनी पोर्शन ऑफ द म्युनिसिपल फंड एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द लायबिलिटीज। चलो, परंतु पता आपको क्या होता है कानूनी भाषा में? परंतु किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पैसे मांगे कि यार मेरे को तू पैसे दे दे यार 5,000 रुपए, तो पहला व्यक्ति बोलता ठीक है भाई मैं तेरे को 5,000 रुपए दे देता हूं, बात खत्म होगी। 5,000 एक से आने दूसरे आने। प्रॉब्लम क्या आएगी कि तेरे को 5,000 दे तो देता हूं, बट ये जो बट वर्ड होता है ना, बट, परंतु, परंतु तेरे को ये 5,000 के बदले मेरे को 10,000 की चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। अब बताओ मूल किस बात का ज्यादा हो गया? उस 10,000 वाली चीज का ज्यादा हो गया ना, कि 5,000 तो तभी मिलेंगे जब वो 10,000 की चीज मेरे पास आएगी। नहीं गिरवी रखेगा तो मैं चवन्नी नहीं देने वाला तेरे को। अब 5,000 वो देने वाला था, नहीं देने वाला था, सारी बातें फालतू की बेकार हो जाती है। मेन बात कहां अटक गई? वो 10,000 की गिरवी वाली चीज पे। वैसे ही कानून भाषा में प्रोविजो का मतलब होता है कि सारी बात सही है, जब भी कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका से अलग होगा, किसी नई नगर पालिका में जाएगा, राज्य सरकार देखेगी, राज्य सरकार विमर्श करेगी, दोनों से अपना पैसे का हिस्सा डिसाइड करेगी, राजपत्र में छापेगी और उस व्यक्ति को उसके पैसे देकर उस एरिया को फ्री कर देगी। मेन बात तो ये है। लेकिन नीचे क्या आ गया? बट आ गया यहां पे, ये प्रोवाइडो आ गया, प्रोविजो। इसका प्रोविजो का मतलब यह है कि जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है किसी लोकल एरिया को दूसरे लोकल एरिया से निकालना पड़ता है, दूसरी म्युनिसिपैलिटी से, और किसी और म्युनिसिपैलिटी में डालना पड़ता है, और फंड की बात आती है, तो राज्य सरकार को कभी कभी लगता है अभी सही उचित समय नहीं है, या इनके फंड मिलना अभी सही बात नहीं है, नहीं देना चाहिए, इनको नहीं देना चाहिए, तो नहीं देंगे, तो नहीं देंगे, बात खत्म। नहीं देना तो नहीं देना, कोई बात नहीं साहब। ये सारी बातें राज्य सरकार के हाथ में, ये प्रोवाइडर में बोल दिए इन्होंने, तो ये बात का कोई वजूद ही नहीं रहा, क्योंकि ये बात तो तब कंप्लीट होगी जब ये चलेगा। राज्य सरकार का मन होना चाहिए। राज्य सरकार को ऐसी अनडिजायरेबल कंडीशन लग रही है ना कि नहीं देना है तो नहीं देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पड़ा रहने दो चाहे। तो इनका क्या होना चाहिए? मन होना चाहिए। तो यह बात प्रोविजो में लिखी हुई है। परंतु इस उपधारा के उपबंध ऐसे किसी मामले में वहां लागू नहीं होंगे जहां राज्य सरकार की राय में परिस्थितियां ऐसी हों जिनके कारण नगरपालिका निधि और संपत्तियों या द्वितियों के किसी भाग का अंतरण अवांछनीय हो। कुल मिला के बात यही है कि अगर उनको लगता है नहीं देना तो नहीं देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यही बात इंग्लिश में, यही बात हिंदी में। ये 5 नंबर सब सेक्शन तक आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं, चलिए छठा पढ़ते हैं। जब कोई आवास गृह, ठीक है, आवास गृह, डेवेलिंग हाउस, घर जिसको अपने कहते हैं, या फिर अपना जो विनम्रशाला या फिर ऐसा कोई भंडारघर या उद्योग, ठीक है, कोई भी कारोबार का स्थान या 2 अधिक प्रस्तावित नगरपालिका क्षेत्रों के सीमाओं के भीतर स्थित हो जाता है। ठीक है जी, कोई भी क्या? विनम्रशाला, कोई भी भंडारघर, कोई भी उद्योग या कोई भी कारोबार, या कोई भी कारोबार, ठीक है, या कोई भी कारोबार का स्थान 2 या 2 से अधिक परामर्श नगरपालिका क्षेत्रों के सीमाओं के भीतर आ जाता है। ठीक है, तब राज्य सरकार इस अधिनियम में कहीं भी अंतर्वृष्टि किसी बात को हेतु हुए भी राजपत्र की अधिसूचना द्वारा ऐसे नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर सकेगी जिसके अंतर्गत ऐसा आवास गृह विनाम ये जो लिखा हुआ है भंडारघर या उद्योग या कारोबार का स्थान इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्मिलित हुआ जाएगा। सिंपल सी बात है, मैं बता देता हूं क्या कहने का मतलब है इसका। देखो, इसमें यह बोला है कि मान लो किसी का घर है, ठीक है,
या किसी की मान लो फैक्ट्री है, किसी का घर या किसी की फैक्ट्री है, कुछ भी है, ठीक है। अब ये दो म्युनिसिपल एरियाज में आ रही है, थोड़ा सा तो इस म्युनिसिपैलिटी में भी लग रहा है इसका एरिया, ये जो म्युनिसिपैलिटी 1 है, और थोड़ा सा इस म्युनिसिपैलिटी में भी इसका एरिया लग रहा है, ये जो म्युनिसिपैलिटी 2 है, ठीक है। तो कुल मिला के दो म्युनिसिपैलिटीज में इसका एरिया लग रहा है। तो कुल मिला के दो म्युनिसिपैलिटीज में इसका एरिया लग रहा है। और जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है कि दो म्युनिसिपैलिटीज में इसका एरिया लग रहा है 1 और 2 में, तो बोलेंगे यार मान लो ये वाले घर वाले हैं, ये कहते हैं यार हमारे तो दिक्कत आ रही है साहब, पानी नहीं आ रहा या लाइट नहीं आ रही या बिजली नहीं आ रही, तो कहेगा भैया इससे बात कर जाके, ये इसके पास जाएगा, इसको बोलेगा साहब हमारे पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, तो एक काम कर इसके पास जाके कर बात, मेरे को नहीं पता आ रही है कि नहीं आ रही। फंस गया ना ये तो। अब क्या करेंगे? ऐसी कोई स्थिति आती है जब कोई घर, फैक्ट्री, ड्वेलिंग हाउस, विश्राम गृह जो भी है किसी दो म्युनिसिपैलिटीज की लिमिट में फंस जाता है, पता नहीं चलता किसमें है, तो फिर राज्य सरकार, राजपत्र में नोटिफिकेशन निकाल के घोषित कर देती है कि ये जो घर जिसकी बात हो रही है और फैक्ट्री जिसकी बात हो रही है, जिसमें कंफ्यूजन बना हुआ है, किस नगर पालिका में आएगा, किस नगर पालिका में आएगा, बस इतनी सी बात इसके अंदर बोली है। चेक कर लो, एक बार देख लो आप। चले आगे, चलिए देख लिया आपने। कुल मिला के यही बात है, कोई भी कारोबार, स्थान, गृह कोई भी ऐसा हो जो दोनों नगर पालिकाओं की सीमा में फंस रहा हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, राज्य सरकार बीच में आएगी, राज्य सरकार ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालेगी और बता देगी कि वो जो एरिया बेरे जिसके लिए लड़ाई चल रही है वो कौन सी म्युनिसिपैलिटी के अंदर आता है, क्यों घबराहट ले रहे हो, ठीक है। इतनी बात 6 में बोली हुई है। आगे चलते हैं। ये इसका मतलब तो सिंपल सा ही है बहुत ज्यादा, कि जब किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका में सम्मिलित कर लिया जाए, तब बनाए गए समस्त नियम और उप विधियां, जारी किए गए आदेश, निर्देश, अधिसूचनाएं और नोटिस और प्रदत्त शक्तियां जो उक्त क्षेत्र के इस प्रकार सम्मिलित किए जाने के समय ऐसी संपूर्ण नगरपालिका में परिवर्तित थी, ऐसे क्षेत्र पर इस प्रकार सम्मिलित किए जाने की तारीख से जब तक की राज्य सरकार अन्यथा निर्देश ना दे लागू होंगी। सिंपल बात बता देता हूं कि देखो, कोई ये क्षेत्र है, कोई एक मान लो क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र पे नगरपालिका के नियम नहीं लग रहे थे क्योंकि ये क्षेत्र नगरपालिका के अंदर आता ही नहीं था। अब राज्य सरकार ने राजपत्र में नोटिफिकेशन निकाल दिया और ये नगरपालिका के क्षेत्र नगरपालिका के अंदर आ गया। जिस दिन से, जिस तारीख से ये नोटिफिकेशन निकाला और ये क्षेत्र इस नगरपालिका के अंदर आ गया, उसी दिन से इस नगरपालिका पे लगने वाले सारे नियम, सारे रूल्स, सारे बायलॉज, सारी की सारी चीजें इस क्षेत्र पे भी लगेंगी। क्यों? क्योंकि अब ये म्युनिसिपैलिटी का हिस्सा हो गया। हाँ, अगर मान लो राज्य सरकार कोई अलग निर्देश दे दे तो बात अलग है, लेकिन जिस तारीख से वो आ गया उस तारीख से म्युनिसिपैलिटी की सारी चीजें, सारे रूल, सारे बायलॉज इस पे भी लगने लग जाएंगे। यही बात इसमें लिखी हुई है, जब किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका में सम्मिलित कर लिया जाए, तब बनाए गए समस्त नियम और उप विधियां, जारी किए गए आदेश, निर्देश, अधिसूचनाएं, नोटिस और प्रदत्त शक्तियां जो उक्त क्षेत्र को इस प्रकार सम्मिलित किए जाने के समय ऐसी संपूर्ण नगरपालिका में प्रवृत्ति थी, ऐसे क्षेत्र पर इस प्रकार सम्मिलित किए जाने की तारीख से लागू होंगी। और ये बीच में प्रोविजन डाला हुआ है, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निर्देश ना दे, ठीक है। तो दो कोमा का मतलब समझते हो क्या? वैसे दो कोमा का मतलब ये होता है कि सारी की सारी लाइन है और ये सारी की सारी लाइन दो कोमा के बाद यहां तक शुरू होगी, यानी कि ऐसे क्षेत्र पर इस प्रकार सम्मिलित किए जाने की तारीख से लागू होंगे, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निर्देश ना दे। तो इसको दो कोमा के बीच में डालने का मतलब ये होता है कि ये चीज होगी लेकिन इसके साथ होगी। इस पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, ध्यान उस पे देना जो मैंने समझाया है। कोई क्षेत्र म्युनिसिपैलिटी में डाल दिया तो म्युनिसिपैलिटी में जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज लग रहे थे अब इस क्षेत्र पे भी लगेंगे, जब तक राज्य सरकार को अन्यथा निर्देश ना देते। समझ में आ गई मेरी बात कि नहीं आई? है? अभी भी नहीं आई तो कैसे आएगी फिर? आ गई होगी यार, ये तो स्मार्ट हो आप लोग। तो आगे चलते हैं, चलो। इसको देखो, मान लो कोई ऐसा एरिया था जो विलेज था, ठीक है, और उस एरिया को पर्टिकुलर विलेज से निकाल दिया और निकालने के बाद म्युनिसिपल एरिया में डाल दिया, ठीक है। तो जिस तारीख से ऐसा हुआ है
तो उस तारीख से पर्टिकुलर चीजें क्या क्या होंगी उस एरिया के अंदर, उसके बारे में बात बताई गई है। सिंपल बात है कि कोई एरिया है, मान लो ये एरिया पहले विलेज में आता था, किसी गांव में आता था, किसी गांव का क्षेत्र था। गांव में क्या लगती होती है, म्युनिसिपैलिटी लगती है कि पंचायत लगती है? बताओ, पंचायत लगती है, बिल्कुल। तो एरिया जब विलेज में था तो पंचायत में था। अब इस एरिया को यहां से निकाल के कहां डाल दिया, इस म्युनिसिपैलिटी के अंदर डाल दिया। तब इस एरिया में क्या क्या चेंजेस होंगे, वही यहां पर बताए हुए हैं। सिंपल से 8वें सबसेक्शन का मतलब ये मैं पढ़ भी देता हूं। जब किसी गांव में समाविष्ट कोई क्षेत्र किसी नगरपालिका क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए, या जब कोई क्षेत्र किसी गांव से अपवर्जित किया जाए और किसी नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए, तब उस तारीख से जिसको ऐसा क्षेत्र इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाए या इस प्रकार सम्मिलित किया जाए, निम्नलिखित परिणाम होंगे। वही बात मैंने बताई कि अगर कोई एरिया है जिसको म्युनिसिपैलिटी में डाला गया था, पहले वो विलेज के अंदर आता था, तो ये चीजें सारी होंगी। क्या क्या चीजें मैं बता देता हूं। पहली बात, ऐसा क्षेत्र गांव नहीं रहेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब गांव के क्षेत्र से निकाल के उसको म्युनिसिपैलिटी में डाल ही दिया, नगर निकाय में डाल ही दिया, तो गांव कहां से रह जाएगा? तो पहला काम, जैसे ही कोई विलेज का क्षेत्र उठा के नगर पालिका में डालोगे, उस तारीख से वो गांव नहीं रहेगा। दूसरी आगे चलते हैं। वह नगरपालिका जिसमें ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया जाए या ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका ऐसे क्षेत्र पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगी और ऐसे क्षेत्र के लिए स्थापित पंचायत उसमें कार्य बंद कर देगी। वही बात मैंने बताई। चलो इसको पीडीएफ में इधर ही बता देता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले पढ़ लेना इसको पूरा यार, क्या क्या दो हो गए। पहले में तो ये होगा वो गांव नहीं रहेगा, दूसरे में वहां पर पंचायत के नियम लगने बंद हो जाएंगे। पंचायत के नियम बंद क्यों? क्योंकि अब से पंचायत उस पर काम नहीं करेगी, म्युनिसिपैलिटी उस पर काम करेगी। आगे चलते हैं। जब तक उपधारा 1 के अधीन निर्वाचन ना हो जाए। अब उपधारा 1 के अधीन निर्वाचन की क्या बात करी थी हमने कि निर्वाचन हो सकता है, तो कब तक हो सकता है? 6 महीने तक हो सकता है। निर्वाचन ना हो जाए, यह इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका की अवधि समाप्त ना हो जाए, जो भी पहले हो, तब तक नगरपालिका में इस प्रकार सम्मिलित किए गए या नगरपालिका घोषित किए गए गांव के ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच, उपसरपंच और पंच या पंचों के उस नगरपालिका जिसमें गांव का ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है, अतिरिक्त सदस्य समझा जाएगा। या ऐसे क्षेत्र के लिए घोषित नगरपालिका का क्रमांश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय सदस्य समझा जाएगा। इसको समझा देता हूं। ये 2 पॉइंट तो आपको आगे। पहला, जब भी ऐसा होगा ऐसा क्षेत्र गांव नहीं रहेगा। दूसरा, वह नगरपालिका जिसमें ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया जाएगा वहां पर पंचायत के नियम लागू नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट समझाता हूं क्या कहता है ये। देखो, ये क्या था? गांव, ठीक है। अब इस गांव में पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं कि नहीं होते? तो ये पंच, सरपंच, उप सरपंच जो भी पद है, ये म्युनिसिपैलिटी के पद है क्या? तो नहीं साहब, ये तो हमारे पंचायत के पद हैं। अब जब एक गांव के क्षेत्र को हमने उठा के यहां से गांव रहने ही नहीं दिया और उसको म्युनिसिपैलिटी में डाल दिया, तो सबसे पहले तो वो गांव नहीं रहेगा और पंचायत के नियम उस पर लागू नहीं होंगे। ये बातें मैं बता चुका हूं। अब ये पंच, सरपंच, उप सरपंच जो है इस म्युनिसिपैलिटी के एक्स्ट्रा वर्ड से ही नहीं रहेगा, एडिशनल सदस्य माने जाएंगे। एडिशनल सदस्य माने जाएंगे, ठीक है। तो ये म्युनिसिपैलिटी के क्या माने जाएंगे? एडिशनल सदस्य माने जाएंगे। कौन लोग? ये सरपंच, उप सरपंच और पंच जो भी थे। क्यों? क्योंकि अब वो क्षेत्र गांव नहीं रहा है, अब वो क्या आ गया? म्युनिसिपैलिटी के अंदर आ गया। तो पंचायत खत्म, गांव खत्म, और सरपंच, उप सरपंच और पंच क्या बन गया? अब एडिशनल सदस्य बन गए म्युनिसिपैलिटी के। वही बात यहां पर लिखी गई है कि वाले सरपंच, उप सरपंच और पंच या पंच उस समय नगरपालिका के जिसमें गांव का क्षेत्र सम्मिलित किया गया अतिरिक्त सदस्य समझा जाएगा। इतनी सी बात आपको सी पॉइंट में याद रखनी है। तो जब गांव बनेगा तो हमने देख लिया ए में क्या होगा, बी में क्या होगा, सी होगा, 3 चीज होगी। चौथी चीज क्या होगी? इस प्रकार नगरपालिका घोषित की गई पंचायत में निहित संपूर्ण अस्थियां और पंचायत के विरुद्ध विद्यमान संपूर्ण द्वितीय या उस दशा में जहां किसी नगरपालिका में किसी गांव के केवल कोई भाग या संपूर्ण गांव इस प्रकार सम्मिलित कर लिया जाए जहां उक्त स्थितियों या द्वितीयों का ऐसा भाग जिसके लिए राज्य सरकार निर्देश दे, ऐसे क्षेत्र के घोषित नगरपालिका को या उस नगरपालिका को जिसमें गांव का ऐसा क्षेत्र सम्मिलित किया गया है न्यायगत होगा। भारी भाषा है ना, पर अपने को भारी भाषा नहीं याद करनी है, अपने को समझा दूंगा इसके अंदर क्या लिखा है। एक बार इसका इंग्लिश में और पढ़ लेते हैं। द होल ऑफ द एसेट्स वेस्टिंग इन एंड द लायबिलिटीज सब्सिडिंग अगेंस्ट द पंचायत सो डिक्लेयर्ड टू बी म्युनिसिपैलिटी और इन अ केस वेयर ओनली अ पार्ट और होल ऑफ अ विलेज इज टू बी इंक्लूडेड इन द म्युनिसिपैलिटी सच पोर्शन said assets and liabilities as the state government may direct shall develop upon the municipality declared may direct on such area or upon the municipality in which such area of the village is so included। सिंपल सी बात है, समझा देता हूं। हमने याद है एक बात करी थी, मान लो कोई एरिया जो है म्युनिसिपैलिटी का, वो एक एरिया दूसरे एरिया से निकल गया तो वो अपना पैसा भी लेके जाएगा, पैसा लेके उसे लोकल अथॉरिटी के पास चला जाएगा जिसमें उस एरिया का विलय किया गया। सेम बात यहां पर है। अब ये गांव था तो गांव के पास भी जैसे म्युनिसिपैलिटी के पास अपना पैसा होता है तो वैसे गांव के पास भी अपना पैसा होता है।
होता है कि नहीं होता? वैसे ही गांव के पास भी अपना पैसा होता है। अब ये गांव के पास जो अपना पैसा होता है, जो गांव के पास पर्टिकुलरली होता है, अब इस गांव को मान लो तुमने पंचायत के अंदर रहने नहीं दिया, तो जब गांव यहां से जाएगा तो ये गांव अपना पैसा भी लेके जाएगा, अपना पैसा, प्रॉपर्टी इसके साथ लेके जाएगा, लेके जाएगा। कहां लेके जाएगा? म्युनिसिपैलिटी में। क्यों? क्योंकि अब इस पर्टिकुलर लोकल एरिया को हमने गांव रहने नहीं दिया, इसको म्युनिसिपैलिटी में घोषित कर दिया, तो ये पर्टिकुलर जो गांव था ये अपना पैसा इस म्युनिसिपैलिटी में अपने साथ लेके जाएगा, छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है? पूरा गांव जा रहा है तो पूरा का पूरा पैसा चल जाएगा, कोई गांव का एक हिस्सा जा रहा है, गांव का कोई हिस्सा जा रहा है, तो उस गांव के हिस्से में जितने हिस्से में पैसा आता था उतना पैसा साथ लेके जाएगा। मेन बात इतनी ही है इसके अंदर, इससे ज्यादा कोई इसके अंदर रामायण नहीं है। देख लो एक बार आप और। ठीक है जी? तो अगर ऐसा होता है तो वो पूरा का पूरा पैसा जो भी है उसके साथ अपने लेके जाएगा, और जैसे राज्य सरकार निर्देश देती है। ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जब पोर्शन की बात आएगी तो पोर्शन में लड़ाई होती है। वो बोलता है मेरे 5 लाख बनते हैं, सामने वाला बोलता है नहीं 5 रुपए नहीं बनते, तो 5 लाख तो दूंगा तेरे को 5 लाख। तो ऐसी स्थिति में झगड़ा नहीं हो तो राज्य सरकार बीच में आ जाती है, और राज्य सरकार हिस्सा डिसाइड करती है। हिस्से वाली बात मैं बता चुका हूं आपको। हाँ, बस हमेशा राज्य सरकार हिस्सा डिसाइड करेगी। चले आगे, चलिए। बस एक और इसमें छोटी सी बात और है, एक और पॉइंट इसके अंदर ई लिखा हुआ है कि जब मान लो फॉर एग्जांपल कोई गांव का क्षेत्र है, कोई गांव का एरिया है, ये जैसे ही म्युनिसिपैलिटी में आ गया, जैसे ही म्युनिसिपैलिटी में आ गया उस दिन से, तो म्युनिसिपैलिटी क्या कर लेगी? म्युनिसिपैलिटी फिर कर लगाना शुरू कर सकती है, कर लगाना शुरू कर सकती है, शुरू कर सकती है, कर लगाना शुरू कर सकती है। इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत कर लगाना शुरू कर सकती है। ठीक है? वही बात इसके अंदर बोली है कि जब किसी, कहां गया, जब, हाँ, गांव के किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका में सम्मिलित करके या किसी गांव को नगरपालिका घोषित करके इस प्रकार का स्थापित की गई नगरपालिका ऐसे कर उद्ग्रहित करेगी या करती रहेगी जो इस अधिनियम के अधीन विधि पूर्वक अधिरोपित किए जाएंगे। वही बात मैंने आपको बताई है। ठीक है? आगे चलते हैं। वही बात, ये दोबारा इसको क्लियरली एक पॉइंट डाल के भी लिख दिया कि जो हमारा राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 है, जिसके नियम अब तक उस क्षेत्र में लग रहे थे जो गांव था, जैसे ही ये सब चेंज हो जाएगा और वो गांव का क्षेत्र म्युनिसिपैलिटी में आ जाएगा तब तक इसके नियम लगने बंद हो जाएंगे, म्युनिसिपैलिटी का कोई नियम उसके ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है जी? चलो, किसी नगरपालिका में गांव के किसी भी क्षेत्र को सम्मिलित किए जाने या ऐसे किसी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित किए जाने को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी जो कि आवश्यक प्राप्त होते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ द फैसिलिटेटिंग इंक्लूजन ऑफ एनी एरिया ऑफ ए विलेज म्युनिसिपैलिटी और एट द डिक्लेरेशन ऑफ एनी सच एरिया एज ए म्युनिसिपैलिटी, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग गिव डायरेक्शन एज मे अपीयर टू फिट। कभी कभी किसी एरिया को जो गांव से निकाल के म्युनिसिपैलिटी के अंदर जाता है, या उस गांव के एरिया को म्युनिसिपैलिटी के अंदर भेजा जाता है, या उस गांव का कोई पार्टिकुलर पार्ट को म्युनिसिपैलिटी बनाया जाए, तो प्रॉब्लम आती है, समस्या है, रीजनल भी आ सकती है, रिलीजियस भी आ सकती है, कैसी भी आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन आएगी तो राज्य सरकार ऑर्डर इन राइटिंग ऐसे डायरेक्शंस देंगी ताकि ये काम पूरा ढंग से हो जाए, किसी प्रकार के लड़ाई दंगे नहीं हो, अच्छा खासा इनका फैसिलिटेटिंग हो जाए, और जो एरिया हमने गांव से निकाल के म्युनिसिपैलिटी मिलाना था वो आराम से मिल जाए। बस इतनी सी बात है। आगे चलते हैं। इस दायरे में अन्यथा यथाउपंदित के सिवाय इसके उपबंध इस अधिनियम राज्य पंचायती राज 1994 या तत्मय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के हेतु हुए भी प्रभावी होंगे। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द सेक्शन इट्स प्रोविजन शैल हैव इफेक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन राजस्थान एक्ट। फालतू की बात, ज्यादा दिमाग में नहीं रखना इसको, बस इस सेक्शन नंबर डाल रखना कि इसका सेविंग प्रोविजन कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन नंबर 10 में है, सब सेक्शन नंबर 10। ठीक है? धारा 3 की उपधारा 10 में, बस इसको ज्यादा दिमाग मत लगाना। तो ये भाई हमारी पूरी की पूरी धारा 3 होगी, थोड़ी बड़ी थी, पर अगर जैसे मैंने समझाई है वैसे आप समझ गए तो 100% चांस है कि आपका क्वेश्चन इसमें गलत नहीं हो सकता। नहीं मतलब नहीं हो सकता। अगली धारा पे चलते हैं, धारा नंबर 4। ठीक है? चलिए। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, क्या है ये? पहली बात तो ये पढ़ते हैं। पावर टू एग्जेम्प्ट म्युनिसिपल बोर्ड फ्रॉम एनी
ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अंडर दिस डेट, नगर पालिका बोर्ड के अधिनियम को ऐसे उपबंधों के परिवर्तन से छूट देना जो शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त है। पहली बात तो ये बात किसके लिए हो रही है, एक आपको थोड़ी चीज बता देता हूं। देखो हमारी जो म्युनिसिपैलिटीज होती है, बेसिकली हमारी जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं ये हमारी तीन प्रकार की होती हैं, पालिका, परिषद, निगम। ठीक है, अब पालिका क्या होती है, परिषद क्या होती है, निगम क्या होती है, जैसे जैसे अपने आगे पढ़ेंगे आपको सारा समझ में आता जाएगा, आप भी ज्यादा क्यूरियस मत होना। पर आपको यह बता दूं, ये जो सेक्शन नंबर 4 है ये इस पालिका के लिए, इस बोर्ड के लिए, म्युनिसिपल बोर्ड जो है ना वो नगर पालिका ही होती है, उसके लिए बात करता है सिर्फ और सिर्फ, ना तो परिषद के लिए बात करता है ना निगम के लिए बात करता है। बच्चे यहीं फंस जाते हैं, पेपर में आता तो जरूर है, सेक्शन नंबर 4 भी मेंशन किया होगा, बात भी सही होगी, लेकिन उसमें पालिका नहीं होगा, परिषद या निगम दिया होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन नंबर 4 में जो बता रहा हूं किसके लिए बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पालिका के लिए। देखो नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम को ऐसे उपबंधों का परिवर्तन से छूट देने की शक्ति जो उसके लिए अनुपयुक्त है। कुल मिला के इसमें सिंपल सी बात करता है कि जो भी एरिया राजस्थान में नगर पालिका होगा, मुझे बताओ क्या इस राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 के नियम उसके ऊपर लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। इसके अधिनियम की धाराएं उसके ऊपर लगेंगी? बिल्कुल लगेंगी। इसके तहत जो भी नियम बाद में बनाए गए हैं, जो भी अमेंडमेंट है उसके ऊपर लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे, जो भी एरिया म्युनिसिपल एरिया है। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो किसी भी एक एरिया को, जो म्युनिसिपल बोर्ड है, सिर्फ और कौन सा, म्युनिसिपल बोर्ड, उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है। क्या कर सकती है? एग्जेम्प्ट कर सकती है कि आपके ऊपर इस अधिनियम के प्रोविजंस नहीं लगेंगे, आप फ्री हो यहां से। ठीक है, shall not apply to such municipal board until such provision applied thereby by notification। कैसे करेगी? हमने सेक्शन नंबर 4 में यह देखना है कि ये जो म्युनिसिपल बोर्ड, पालिका जो है, सिर्फ पालिका, राज्य सरकार क्या करती है? राज्य सरकार एक नोटिफिकेशन निकालेगी, और हम जानते हैं कि नोटिफिकेशन हमेशा कहां आता है? राजपत्र में आता है। और राजपत्र के नोटिफिकेशन में यह बोले कि ये जो म्युनिसिपल बोर्ड है, नगर पालिका है, क्या है? नगर पालिका है, इसके ऊपर इस अधिनियम के यह अधिनियम लागू नहीं होगा, यह अधिनियम लागू नहीं होगा, यह अधिनियम लागू नहीं होगा। ठीक है, बस इतनी बात इसके अंदर बोली है सेक्शन नंबर 4 के अंदर, कि हमारी जो म्युनिसिपैलिटी है उसके अंदर भी कौन सा? म्युनिसिपल बोर्ड। म्युनिसिपल बोर्ड को राज्य सरकार इन अधिनियमों के नियमों से एग्जेम्प्ट कर सकती है। पावर किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार क्या करके? अधिसूचना द्वारा लेखबद्ध कारणों से, लेखबद्ध कारण पता है आपको? रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, रिकॉर्डेड इन राइटिंग। हर वर्ड पे भी नहीं अपने को रुकना। अधिनियम पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हर वर्ड पे रुके अपन, ठीक है? ये जनरली रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग होते हैं हर जगह, है ना? तो अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध कारणों से किसी नगर पालिका बोर्ड को इस अधिनियम के ऐसे उपबंधों से परिवर्तन से छूट दे सकेगी जो उसके लिए अनुपयुक्त समझे जाएं। वो तो कॉमन सी बात है, ये भी ज्यादा ध्यान नहीं देने, ये भी लाइन कोई काम की नहीं है। पर से कुल मिलाकर बस ये है कि राज्य सरकार के पास शक्ति है कि किसी भी म्युनिसिपल बोर्ड को इस अधिनियमों के नियमों से छुटकारा दे सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है। लेकिन किसको कर सकती है? सिर्फ और सिर्फ पालिका को, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड को। अगर मान लो राज्य सरकार ऐसा कोई एग्जामिशन का नोटिफिकेशन निकाल देती है, अगर मान लो राज्य सरकार ऐसा कोई एग्जामिशन का नोटिफिकेशन निकाल देती है कि आज से ये जो म्युनिसिपैलिटी है उसके अंदर इस अधिनियम के नियम लागू नहीं होंगे, तब क्या होगा कि अधीन अधिसूचना को प्रवृत्त रहने तक राज्य सरकार ऐसे उपबंधों जिनमें नगरपालिका बोर्ड को छूट है कि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले के बारे में इस अधिनियम के उपबंधों से नहीं बना सकेगी। कुल मिला के बात यह है कि अगर मान लो राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल के राजपत्र के अंदर किसी म्युनिसिपल बोर्ड से इस अधिनियमों के नियमों को उसको एग्जेम्प्ट कर दे, छूट दे दी, तब वो जो एरिया होगा, ये जो एरिया यहां से उस अधिनियम के तो लग नहीं रहे हैं, रूल्स इस एक्ट के तो लग नहीं रहे हैं, तो राज्य सरकार ऐसे एरिया के लिए, राज्य सरकार ऐसे एरिया के लिए खुद नियम बनाएगी। राज्य सरकार ऐसे एरिया के लिए खुद नियम बनाएगी, बस इसके भले के लिए बुरे के लिए जो भी है खुद ही नियम बनाएगी। और वही बात यहां पर बोली गई है, देख लो कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा और लेखबद्ध कारणों से किसी नगरपालिका बोर्ड के इस अधिनियमों के ऐसे उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी जो उसके लिए अनुपयुक्त समझे जाएं और
तदुपारंता से ऐसे उपबंध तब तक ऐसे नगरपालिका बोर्ड में लागू नहीं होंगे जब तक ऐसे उपबंधों की अधिसूचना द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे। वो बता दिया आपको। आगे अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है कि उसको बोर्ड को आपने एग्जाम्प्ट कर दिया तो क्या अधीन अधिसूचना के प्रवृत्त रहने तक राज्य सरकार ऐसे उपबंधों जैसे नगरपालिका बोर्ड को छूट है कि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले के बारे में इस अधिनियम के उपबंधों को सुसंगत नियम बना सकेगी। यानी ऐसे नोटिफिकेशन निकालने के बाद उस एरिया के लिए राज्य सरकार अपने रूल्स खुद बनाएगी। उसके डेवलपमेंट हो नहीं हो सारी चीजें राज्य सरकार खुद करेगी। तो ये दो सेक्शन है भाई साहब आपके, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। ये दोनों अपेक्षा करता आपको समझ में आगे होंगे और कोई दिक्कत आपको इसके। हाँ जी, अगले नंबर सेक्शन पे चलते हैं हम, सेक्शन नंबर 5 के ऊपर। सेक्शन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका की स्थापना और निगमन। क्या होता है देखो, जब हम म्युनिसिपैलिटी पढ़ते हैं तो म्युनिसिपैलिटी हमारी कितने प्रकार की है भाई। ये तो एक लोकल बॉडी है। जो म्युनिसिपैलिटी जिसके बारे में मैं आपको बात बता रहा हूं वो तो एक लोकल बॉडी है, नगरीय निकाय। अब ये नगरीय निकाय अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। इनमें से एक नगरीय निकाय होता है जिसको कहते हैं हम बोर्ड, ठीक है। एक नगरीय निकाय होता है जिसको हम कहते हैं काउंसिल, और एक नगरीय निकाय होता है जिसको हम कहते हैं कॉरपोरेशन, ठीक है। और वैसे ही इसको नगर पालिका, वैसे ही इसको नगर परिषद, वैसे ही इसको नगर परिषद, और वैसे ही इसको नगर निगम, नगर निगम। तो ये तीन जो मैंने इसका क्लासिफिकेशन किया है, यही बात हमें यहां दिखाई देने को मिलती है। यहां पे इस सेक्शन नंबर 5 के अंदर यह बताता है हमें कि कोई भी जो म्युनिसिपैलिटी होगी उसके एक म्युनिसिपल एरिया होगा, उसके अंदर उस म्युनिसिपल एरिया अगर वो कितना बड़ा तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। बटेगी उन तीन चीजों में जो मैंने आपको बताई है। तो इसमें पहले क्या बोला, इन एवरी ट्रांजिशनल एरिया, ठीक है, प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो ट्रांजिशन एरिया यानी संक्रमण क्षेत्र के अंदर क्या होगा, तो इन्होंने बोला है यहां पर एक म्युनिसिपल बोर्ड होगा, नगर पालिका बोर्ड होगा, कुल मिला के सिर्फ नगर पालिका होगी यहां पे, ठीक है। तो जब भी ट्रांजिशनल एरिया आ जाए या फिर संक्रमणशील क्षेत्र आ जाए तो क्या होगा, नगर पालिका बोर्ड होगा। एंड एवरी सच म्युनिसिपल बोर्ड शैल बी ए बॉडी कॉर्पोरेट, एक तो बॉडी कॉर्पोरेट होगी, ठीक है, जिसको म्युनिसिपल बोर्ड के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर उसके नाम पे सक्सेशन लिया जा सकता है किसी भी चीज का, ठीक है। और एक उनकी कॉमन सील होगी और उनके मुकदमे, उनके नाम पे मुकदमा हो भी सकता है और अपने नाम से वो मुकदमा कर भी सकते हैं। सेम बात इसके अंदर बोली है कि प्रत्येक ऐसा नगर पालिका जो बोर्ड होगा, ठीक है, उसके प्रति निर्देश नगर पालिका जानी जाती है, उसी नाम से जानी जाएगी। एक नियमित निकाय होगा, ठीक है, साक्षात शाश्वत उत्तराधिकार होगा, एक सामान्य मुहर होगी, कॉमन सील जिसकी हम बात कर रहे थे, और वह वाद चला सकते हैं। यानी कि मुकदमा जो होगा, कल को म्युनिसिपैलिटी किसी पे मुकदमा करती है तो अपने नाम से करेगी, ठीक है, कि हम म्युनिसिपैलिटी है, हमारी एक कॉमन सील है, हमारा एक प्रॉपर ट्रांजिशनल एरिया है, हमारी एक खुद की पर्टिकुलर जगह है काम करने की, और हम म्युनिसिपैलिटी के नाम से जाने जाते हैं। और हम हमारे नाम से मुकदमा कर भी सकते हैं और हमारे नाम पे सू यानी कि मुकदमा केस हो भी सकता है। वही बात मैं आपको यहां पर थोड़ा इजी समझा देता हूं कि एक नगर पालिका है तो नगर पालिका कौन से एरिया में होगी, ट्रांजिशनल एरिया, संक्रमणशील क्षेत्र। तो जब भी ट्रांजिशनल एरिया आ जाए, संक्रमणशील क्षेत्र आ जाए तो क्या आएगा, नगर पालिका आएगी, और उनकी क्या होगी, कॉमन सील होगी। इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, हिंदी में पूरा पीडीएफ में लिखा हुआ, आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद कॉमन सील के साथ साथ इनका एक पर्टिकुलर एरिया होगा, और सू और टू बी सूड, सू और टू बी सूड यानी कि मुकदमा इनके ऊपर हो भी सकता है और ये मुकदमा कर भी सकते हैं, किस नाम से, अपने ही नाम से, ठीक है। और एक ये हाँ बॉडी कॉर्पोरेट होगी, यानी कि कॉर्पोरेट बॉडी रजिस्टर्ड होती है ना, वैसे होगी, और किस नाम से रजिस्टर्ड होगी, नगर पालिका के नाम से रजिस्टर्ड होगी। तो जो हमारा सेक्शन नंबर 5 उसका पहला भाग हमें क्या कहता है कि कोई भी जो नगर पालिका है वो सिर्फ कहां हो सकती है, ट्रांजिशनल एरिया में, संक्रमणशील क्षेत्र के अंदर। दूसरा, कॉमन सील होगी, उसका एक पर्टिकुलर एरिया होगा, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी, और अपने नाम से उस पर मुकदमा किया भी जा सकता है और अपने नाम से उस पर मुकदमा हो भी सकता है। यह बात हमारा सब सेक्शन 1 कहता है, सेक्शन 1 का। आगे चलते हैं। अब ट्रांजिशनल एरिया था तो क्या था, नगर पालिका। अब आगे क्या आ गया, स्मॉल अर्बन एरिया। क्या आ गया, स्मॉल अर्बन एरिया, प्रत्येक लघुकर नगरीय क्षेत्र, जिसमें क्या होगी, एक नगर परिषद होगी, म्युनिसिपल काउंसिल होगी। बाकी सारी बातें सेम है, बाकी सारी बातें एकदम सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सारी बातें वही है। जिसके अंदर आगे यही बात बोलेगा कि इन द नेम ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल रेफरेंस होगा, उसके बाद इनकी एक कॉमन सील होगी, कॉमन सील के बाद इनका खुद के बॉडी कॉर्पोरेट होगी, उसमें मुकदमा हो सकता है, सारी बातें सेम है,
जो यहां थी वही यहां बात है, बस चेंज क्या हो गया कि ट्रांजिशनल एरिया आ गया तो क्या बन जाएगी हमारी नगर पालिका संक्रमणशील क्षेत्र में। स्मॉल अर्बन एरिया आ गया या फिर लघुकुर नगरीय क्षेत्र आ गया तो उसमें क्या बन जाएगी हमारी म्युनिसिपल काउंसिल बन जाएगी, नगर परिषद बन जाएगी। क्या बन जाएगी? नगर परिषद बन जाएगी। बस बाकी सारी बातें सेम, उसे शाश्वत उत्तराधिकार, उसके एक सामान्य मोहर होगी, उसके निगमित नाम से वाद चला सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट होगी, सारी बातें वैसे की वैसे सेम है जो यहां से यहां है। ठीक है। तो बोर्ड कहां बनेगी, नगर पालिका कहां बनेगी? ट्रांजिशनल एरिया में। उनमें क्या क्या होगा? कॉमन सील, एरिया, सू और टू बी सूट, बॉडी कॉर्पोरेट। वैसे नगर परिषद कहां बनेगी? तो स्मॉल अर्बन एरिया में बनेगी, लघुकुर क्षेत्र में अंदर। ये देखो, स्मॉल अर्बन एरिया, लघुतर नगरीय क्षेत्र। तो ये कहां बनेगी? स्मॉल अर्बन एरिया में बनेगी, स्मॉल अर्बन एरिया में बनेगी। बाकी सारी बातें ये कि ये सारी बातें सेम हो जाएंगी इधर। ये जो सारी बातें मैंने लिखी हैं ये इस पे भी लागू होंगी, ऐसी कैसी कि इसी नाम से ये होगा, कॉमन सील होगी, बॉडी कॉर्पोरेट होगी, अपना एरिया होगा, अपने नाम पे मुकदमा हो सकता है, नहीं हो सकता। बात किसकी हो रही है? नगर परिषद की। आगे चलते हैं। जब ये दोनों बातें हम कर चुके हैं कि ट्रांजिशनल एरिया आएगा तो नगर पालिका, स्मॉल अर्बन एरिया आएगा तो क्या आएगी? नगर परिषद। बाकी बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह सब चीज सेम है। आगे चलते हैं। और एरिया जब लार्ज हो जाएगा, कौन सा? लार्ज अर्बन एरिया हो जाएगा, तब वहां पर क्या बन जाएगी? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के अंदर क्या बन जाएगी हमारी? नगर निगम। बाकी सारी बातें वही सेम है, जिसके अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसका नाम होगा, एक बॉडी कॉर्पोरेट होगी, अपने नाम से जानी जाएगी, इसके आस परपेचुअल सक्सेशन होगा, कॉमन सील होगी और अपने उसी नाम से मुकदमा किया जा सकता है और हो सकता है, जो सारी बातें हमने पहले दूसरे में पढ़ी है। ये देखो, चलो तो तीसरे पे चलते हैं। तो नगर निगम कहां हो सकती है? हमारे लार्ज अर्बन एरिया में। वृहद जो निर्मित क्षेत्र होता है उसके अंदर, लार्ज अर्बन एरिया। ये देख लो, लार्ज अर्बन एरिया, वृहत्तर नगरीय क्षेत्र। तो बाकी सारी बातें वो एग्जैक्ट सेम होंगी। कौन सी सारी बातें? ये सारी बातें यहां भी लगेंगी कि वो एक उसकी कॉमन सील होगी, खुद की कॉमन सील होगी, बॉडी कॉर्पोरेट होगी, परपेचुअल सक्सेशन होगा, अपना एरिया होगा और सू और टू बी सूड, अपने नाम पे मुकदमा किया जा सकता है और उसी नाम से वाद ये करेंगे। ये सारी बातें हमने कुल मिला के 3 सब सेक्शंस के अंदर पढ़ी, सेक्शन नंबर 3 में। ये हमारी नगर पालिकाओं को जो बांटा जाता है ना 3 हिस्सों में, वो इसी सेक्शन, इसी धारा के अंदर बांटा जाता है। ठीक है। इसका प्रोविजो क्या लिखा हुआ वो पढ़ लेता हूं एक बार। आ जाओ। प्रोवाइडेड दैट ए म्युनिसिपैलिटी अंडर दिस सेक्शन में बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन सच अर्बन एरिया or part thereof, the governor may have regard to the size of the area and the municipal services being provided or proposed to be provided by an industrial establishment in that area and such other factors as he may deem fit by the notification specified in industrial township। चलो इसको समझाता हूं क्या होता है। इसमें यह बोला है कि जो हमारे गवर्नर साहब है, कौन है? गवर्नर साहब है। पहले उससे पहले आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है, कहां गया? ये रहा। इन सच अर्बन एरिया, तो कौन से एरिया में? सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरिया में। परंतु इस धारा के अधीन कोई नगर पालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र था उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकती जिसे राज्यपाल के क्षेत्र के आकार उस क्षेत्र के किसी औद्योगिक स्थापना द्वारा दी जा रही है, दी जाने के लिए प्रस्तावित नगर पालिका सेवाओं और ऐसी अन्य बातों वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए अधिसूचना जारी औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बात होगी। चलो, जो हमारे गवर्नर साहब होते हैं वो किसी भी अर्बन एरिया को, किसी भी अर्बन एरिया को जो रीजन उनको लगे, जो मर्जी कारण से, साइज वगैरह को देखते हुए वो किसी भी एरिया को, अर्बन एरिया को क्या कर सकते हैं? इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित कर सकते हैं। सवाल यही बनता है कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित करने की जो पावर है वो कौन से सेक्शन में है? तो सेक्शन 5 के प्रोविजो में है वो। ठीक है जी। दूसरा सवाल यह बन सकता है कि जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित करते हैं वो करता कौन है? तो राज्यपाल करते हैं, गवर्नर करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं और गवर्नर ही कर सकते हैं। यह बात है, बस इतनी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है। तो प्रोविजो में क्या बात बोल दी कि अगर इंडस्ट्रियल टाउनशिप कहीं खुल जाती है तो वहां पर इस अंडर के म्युनिसिपैलिटी के साथ साथ वहां पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी हो सकती है और इसको इशू करने की, इसको बनाने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। और जो मर्जी कारण उनको ठीक लगे कि इसका एरिया ज्यादा है, कम है, मुझे लगता है यहां पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप बना देनी चाहिए, अगर उनको ठीक लगता है तो वो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। कोई ऐसी जगह है जहां पर कल्चरल चीजें ज्यादा है, हिस्टोरिकल चीजें ज्यादा है, टूरिस्ट अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, जो कि उस अर्बन एरिया की इंपोर्टेंस को बढ़ाते हैं, तब वहां पर राज्य सरकार क्या कर सकती है? वही सेम नोटिफिकेशन राजपत्र में निकाल के ऐसे एरिया को एक्सक्लूड कर सकती है कि वहां पर म्युनिसिपैलिटी
नहीं बनेगी। और बिना एक्सक्लूड करे भी वहां पर ऐसे एरिया में म्युनिसिपैलिटी के साथ साथ एक डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बना सकती है, ताकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे और ऐसे फंक्शंस का इस्तेमाल करे उस एरिया के अंदर जिस एरिया के अंदर ये सब चीजें हैं, कल्चर, हिस्टोरिक, टूरिस्ट और ऐसे इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और नोटिफिकेशन निकालेगी वही ऑफिशियल गैजेट में कि हमने बता दिया कि सच म्युनिसिपल पावर फंक्शन ड्यूटी टू सेड अथॉरिटी एज इट में थिंक अप्रोप्रिएट फॉर द प्रॉपर रैपिड एंड प्लान डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। सिंपल सी बात है ये भी। देखो कि कभी कभी कोई ऐसे एरिया होते हैं, ये प्रोवाइडेड फर्दर पढ़ रहे हैं हम, प्रोवाइडेड फर्दर, प्रोविजो के बाद एक और प्रोविजो। ठीक है, ये यूं बोल रहा है कि कभी कभी कोई ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर हिस्टोरिकल चीजें ज्यादा होती है, जैसे अपना जयपुर है, जयपुर के अंदर हिस्टोरिकल चीजें हैं, जोधपुर के अंदर हिस्टोरिकल चीजें हैं, अजमेर के अंदर हिस्टोरिकल चीजें हैं, है कि नहीं, हिस्टोरिकल चीजें हैं, कल्चरल हैं, हिस्टोरिकल कल्चरल के साथ साथ यहां पर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बहुत रहता है। कुल मिला के जो भी चीजें हमारे अर्बन एरिया की जो क्वालिटीज उसको बढ़ाती हैं, अगर कोई भी एक ऐसा एरिया हो जिसमें ये सब चीजें और अर्बन एरिया की क्वालिटीज को बढ़ाता हो, तो वहां पर वो लोग क्या करेंगे, एक डेवलपमेंट अथॉरिटी खोल सकते हैं, एक डेवलपमेंट अथॉरिटी खोल सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट अथॉरिटी खोलने की शक्ति किसके पास आएगी, तो भाई साहब ये राज्य सरकार के पास है। क्या है, राज्य सरकार के पास शक्ति है। कहां खोली जा सकती है डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहां पर ये चीजें हो, हिस्टोरिकल, कल्चरल, टूरिस्ट वगैरह, तो राज्य सरकार क्या करेगी, राजपत्र में नोटिफिकेशन निकाल देगी और निकालने के बाद डिक्लेयर कर देगी कि यहां पर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनाई जा सकती है। अब सुन लो, जो एरिया है जहां पर जी हिस्टोरिकल, कल्चरल, टूरिस्ट की चीजें हैं, वहां पर राज्य सरकार राजपत्र में नोटिफिकेशन निकाल के डेवलपमेंट अथॉरिटी खोल सकती है, ताकि वो एरिया को संभाले। लेकिन अब इसमें बोल सके है कि म्युनिसिपैलिटी को बनाए बिना भी कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपना डेवलपमेंट अथॉरिटी ही काम कर लेगी, और दूसरा म्युनिसिपैलिटी के साथ भी खोल सकती है। चाहे तो म्युनिसिपैलिटी को एक्सक्लूड करे, चाहे ना करे, उनकी मर्जी है, म्युनिसिपैलिटी के साथ भी खोल सकती है, साथ भी खोल सकती है। ठीक है, बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो म्युनिसिपैलिटी को बनाए बिना भी और म्युनिसिपैलिटी के साथ साथ भी डेवलपमेंट अथॉरिटी खोली जा सकती है। कंप्लीटली राज्य सरकार के हाथ में, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि म्युनिसिपैलिटी को हटाए उस एरिया के अंदर फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी खोले, ना जी। म्युनिसिपैलिटी के साथ भी खोली जा सकती है, म्युनिसिपैलिटी के बिना भी खोली जा सकती है डेवलपमेंट अथॉरिटी। खोली कहां जाएगी, जहां पर हिस्टोरिकल, कल्चरल, टूरिस्ट की चीजें होंगी जो उस एरिया को ग्रो करती हैं। प्लस खोलेगी कौन, राज्य सरकार की शक्ति है। कैसे, राजपत्र में ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गैजेट में निकाल के, वही बात इसके अंदर बोलिए, देख लो। परंतु यह कि राज्य सरकार किसी नगरीय क्षेत्र को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटक या किसी प्रकार के अन्य महत्व को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को नगरपालिका से अपवर्जित कर सकेगी और विकास प्राधिकरण गठित कर सकेगी, या ऐसे क्षेत्र को नगरपालिका से अपवर्जित किए बिना उस क्षेत्र में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करके ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जो विहित किए हैं, नगरपालिका अतिरिक्त एक विकास प्राधिकरण या डेवलपमेंट अथॉरिटी को गठित किया जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि नगरपालिका को हटाए ही, कोई ऐसा बाध्यता इनके ऊपर नहीं है कि नगरपालिका को हटाना ही पड़ेगा, नगरपालिका के रहते रहते भी वो डेवलपमेंट अथॉरिटी खोल सकते हैं, नॉट एन इश्यू एट ऑल। ठीक है जी, तो हमारे 3 सेक्शन हो गए, 3, 4, 5 आईएएस के। आपको अब शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चंस कर लेते हैं अपने, जिससे आपके माइंड में पूरी तरह से बैठ जाए, आपको दिक्कत नहीं आए, है ना। एक सेकंड बस। हाँ, तो ये शॉर्ट नोट्स है हमारे, धारा 3 से 5 के, आपको एकदम क्लियरली रिवाइज हो जाएगी सारी चीजें। देखो भाई, नगर पालिकाओं का परिसीमन, डिलिमिटेशन द म्युनिसिपैलिटी, पहले तो धारा कौन सी लगती है, तीसरी लगती है। ठीक है, करता कौन है, राज्य सरकार करती है, सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति देती है। जब सीमाओं में परिवर्तन और उसी को हम क्या कहते हैं, परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन। ठीक है, राज्य सरकार की शक्तियां क्या क्या होती है इस डिलिमिटेशन के अंदर। अब वो किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है, किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है, किसी क्षेत्र को नगरपालिका में सम्मिलित करना या उससे बाहर अपवर्जित करना, मतलब एरिया को जोड़ सकती है, एरिया को घटा सकती है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर। या अधिक नगरपालिकाओं का सम्मेलन, जैसे क्या है कि नगरपालिका ए है और नगरपालिका बी है, दोनों को क्या कर सकती है, मर्ज कर सकती है। जब मर्ज करते हैं तब क्या क्या होता है वो सारी मैंने आपको बता दिया। या फिर 2 नगरपालिकाओं को बांट सकती है, एक में 2 में विभाजन कर सकती है, 2 में विभाजन कर सकती है। ठीक है, तो वही शक्ति। या फिर नगरपालिका को पूरी तरह समाप्त कर सकती है कि आज से नगरपालिका नहीं रहेगी। ये सारी बातें हम सेक्शन नंबर 3 में पढ़ के आ गए हैं। महत्वपूर्ण परिणाम और समय सीमा, कोई मान लो नया क्षेत्र जोड़ा जाता है तो उसमें अगर इलेक्शन कराने की बात है तो कब तक इलेक्शन करा सकते हैं मुझे बताओ, 6 माह के अंदर अंदर। किसके अंदर अंदर, 6 माह के अंदर अंदर।
चुनाव 6 माह के अंदर अंदर करवाना पड़ेगा, ठीक है। और मान लो कोई क्षेत्र था किसी व्यक्ति का, जैसे ये पर्टिकुलर नगर पालिका थी, इतना एरिया हटा दिया कि आज से ये एरिया नगर पालिका में नहीं रहेगा, हटा दिया, तो जो इस एरिया के सदस्य होंगे, जो इस एरिया के सदस्य होंगे वो भी ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, सदस्य भी हट जाएंगे, सदस्य भी हट जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो वही बात यहां पर है कि क्षेत्र हटने से वहां के सदस्य भी हटा दिए जाएंगे। मर्जर होने पर पुरानी नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य नई नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल साहब। कि जैसे मान लो ये नगर पालिका थी, ये नगर पालिका थी, ए और बी, अब ए का मर्जर बी में कर दिया, ठीक है, तो इसके जो भी प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, या फिर इसके मेंबर हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य हैं, वो इस नई नगर पालिका के सदस्य माने जाएंगे, मेंबर माने जाएंगे। वो बात मैं आपको बता चुका हूं। आगे चलते हैं। विभाजन होने पर सदस्य अपने अपनी नई नगर पालिका के सदस्य बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। नियत दिवस अपॉइंटेड डे का मतलब क्या होता है कि जो सेक्शन नंबर 3 में ए बी सी डी 4 चीजें जो है, उनमें जिस दिन चेंज होगी कोई चीज, या कोई एरिया जुड़ गया, या कोई एरिया निकाल दिया, या कुछ भी हो गया, जिस दिन, उसी दिन से उसको नियत दिवस माना जाएगा, उसी दिन से उसको अपॉइंटेड डे माना जाता है, उसी दिन से उसको अपॉइंटेड डे माना जाता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। समय सीमा बाउंड्री मार्क्स, आपको पता है जब भी ऐसी नगर पालिकाओं में जोड़ने घटाने की स्थिति हो रही होती है तो दो चीजें ध्यान में रखनी होती है। पहले तो कि जो बाउंड्री मार्क्स बनेंगे, जो काम बनेगा, वो काम सारा म्युनिसिपैलिटी अपने खर्चे पे करेगी, और जो बाउंड्री मार्क्स बनेंगे वो वैसे ही बनेंगे जैसे कलेक्टर साहब चाहते हैं। तो अथॉरिटी कौन होगी? कलेक्टर हो गया। तो नगर पालिका अपने खर्चे पर सीमाओं का निर्धारण करने वाले समय चिन्ह लगवाएगी। इस चिन्हों समय चिन्ह अनुमोदन कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा, अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। दो बात, एक तो पहले तो कोस्ट नगर पालिका की लगेगी, कोस्ट के साथ साथ अथॉरिटी जिसके अकॉर्डिंग ये काम होगा तो वो कौन है? जिला के कलेक्टर हैं, ठीक है। असेट्स एंड लायबिलिटीज की बात करें तो नगर पालिका अगर समाप्त हो जाती है, अगर नगर पालिका समाप्त होने पर उसकी संपत्ति और अधिकार राज्य सरकार के निहित हो जाएंगे। हमें पता है कि मान लो म्युनिसिपैलिटी है और म्युनिसिपैलिटी अगर बंद हो गई या फिर उसको कह दिया आज से म्युनिसिपैलिटी नहीं हो, तो इसका जो पैसा है वो राज्य सरकार के पास चला जाएगा। राज्य सरकार उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करके उस पैसे का यूटिलाइजेशन करेगी। या तो हमको पता है, मान लो कि इन्होंने समाप्त कर दिया, बंद होने के बाद इनको किसी और अथॉरिटी में डाल दिया, तो जब और किसी अथॉरिटी में डाल देंगे तब पैसा सीधा अथॉरिटी के पास जाएगा, फिर राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। राज्य सरकार के पास तभी जाता है जब म्युनिसिपैलिटी बंद होगी, लेकिन और किसी अथॉरिटी को भी नहीं दी। अगर मान लो किसी दूसरी म्युनिसिपैलिटी को दे दिया, किसी में मर्ज कर दी, तो पैसा आ जाएगा ना, बस वही बात लिखी हुई है। यदि वो आएगा नीचे, यदि क्षेत्र किसी अन्य स्थानीय विकास में शामिल होता है तो संपत्ति और दायित्व उस निकाय को ट्रांसफर हो जाएंगे, जो मैं आपको बता चुका हूं। ये बात मैंने यहां बताई है। आगे चले, चलिए। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई गांव की नगर पालिका, गांव को नगर पालिका में शामिल होना होगा, जैसे सीधा बताइए तो ये गांव है, अगर ये नगर पालिका में शामिल हो गया तो कुछ चीजों से पहले दूर हो जाएगा। पहली चीज तो ये है कि आज से उसको विलेज नहीं कहा जाएगा, गांव नहीं रहा वो। दूसरा क्या है, उस पर पंचायती राज के कोई नियम नहीं लगेंगे। तीसरा क्या है, उसके जो भी सरपंच हैं, जो भी उसके सरपंच हैं, उसके जो भी सरपंच हैं या फिर उसके जो भी उप सरपंच हैं या फिर उसके जो भी सदस्य हैं, वो उस नगर पालिका के सरपंच, उप सरपंच, सदस्य या फिर सिर्फ सदस्य भी माने जा सकते हैं। जैसी भी स्थिति है वही बात लिखी हुई है कि पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और पंच चुनाव होने तक नगर पालिका के अतिरिक्त सदस्य या अध्यक्ष उपाध्यक्ष समझे जाएंगे, जो मैंने बात वहां लिखी है। ये तीन चीजें होती है जब कोई क्षेत्र गांव से हटा के नगर पालिका में डाला जाता है। तो आगे धारा अधिनियम के उपबंधों से छूट, तो इन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ और सिर्फ, ये सेक्शन ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका के लिए। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका के लिए, ना नगर परिषद के लिए, ना नगर निगम के लिए। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी नगर पालिका बोर्ड, कहा था ना मैंने सिर्फ नगर पालिका के लिए, तो नगर पालिका बोर्ड को अधिनियम के उन प्रावधानों से छूट दे सकती है जो उसके लिए अनसुटेबल है। कुल मिला के किसी पर्टिकुलर जगह पर नगर पालिका चल रही है तो राज्य सरकार कह सकती है कि तुम एक काम करो, तुम धारा नंबर 15, 16 और 17 तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। कुल मिला के छूट दे सकती है। और पूछा यह जाएगा छूट देने की शक्ति किसके पास है, तो क्या जवाब दोगे? राज्य सरकार। पूछा जाएगा किस धारा के अंदर छूट दे सकते हो, तो क्या जवाब दोगे? धारा 4। पूछा यह जाएगा छूट किसको दे सकते हो, तो क्या जवाब दोगे? नगर पालिका। बस छूट के दौरान राज्य सरकार उन मामलों के लिए अलग से नियम बना सकती है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब नगर पालिका के नियम नहीं लगेंगे तो कुछ तो लगेगा, कहीं से तो चलेगा, वो तो राज्य सरकार बना देगी। आगे चलते हैं।
नगर पालिका की स्थापना और अभी एस्टेब्लिशमेंट में पट क्या है? इनकॉर्पोरेशन। 3 प्रकार की होती है नगर पालिकाओं के प्रकार। ट्रांजिशनल एरिया में कौन सी आएगी बताओ? पालिका, यानी कि पालिका बोर्ड। उसके बाद स्मॉलर अर्बन एरिया में कौन सी आएगी बताओ? परिषद। कौन सी आएगी? परिषद। लार्जर अर्बन एरिया में कौन सी आएगी बताओ? निगम। वही बात यहां पर लिखी हुई है, बोर्ड, काउंसिल और कॉर्पोरेशन, लोग बोर्ड, परिषद और निगम। चलें आगे। चलिए, विधिक स्टेटस लीगल स्वरूप होगा, बॉडी कॉर्पोरेट होगी, परपेचुअल सक्सेशन होगा, कॉमन सील होगी और अपने नाम पे केस कर सकते हो और हो सकते हैं। ये सारी चीजें सेम रहेगी। जब मैंने आपको अभी सेक्शन पढ़ाया तो सारी बातें बताई दी थी सेम ऐसे कैसे। एक्सेप्शंस, इंडस्ट्रियल टाउनशिप बताओ घोषित कौन करता है? राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल घोषित कर सकते हैं। ठीक है, यदि राज्यपाल किसी क्षेत्र को औद्योगिक, अपनी निगाहें जो उनकी कैसी हैं, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इंडस्ट्रियल नगरी के रूप में देख रहे हैं, तो उसको घोषित कर दें, तो वहां पर क्या होगा? नगर पालिका के नियम नहीं लगेंगे, गठन नहीं होगा, नियम नहीं लगेंगे, क्योंकि अब वो एरिया क्या हो गया? इंडस्ट्रियल टाउनशिप। याद रखना है बस, कर कौन सकता है? राज्यपाल। और किस सेक्शन से रिलेटेड है? सेक्शन नंबर 5 से रिलेटेड है। क्वेश्चन आ जाएगा तो आधे लोग तो उड़ जाएंगे कि सबको पता है गवर्नर पर किसका प्रोविजो है? धारा 5 का। ठीक है, विकास प्राधिकरण, डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जा सकती है। डेवलपमेंट अथॉरिटी बिना नगर पालिका के भी बनाई जा सकती है कि नगर को रहने देते हैं, अपने म्युनिसिपैलिटी को रहने देते हैं, और चाहो तो म्युनिसिपैलिटी के साथ भी बना सकते हो। इनकी पूरी स्वेच्छा है, सरकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस वहां पर हिस्ट्री, कल्चर और टूरिस्ट की ज्यादा चीजें होनी चाहिए। ऐतिहासिक या पर्यटन महत्व क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार म्युनिसिपैलिटी को हटाए बिना म्युनिसिपैलिटी के साथ वहां पर क्या बना सकती है? डेवलपमेंट अथॉरिटी बना सकती है। जैसे कितनी डेवलपमेंट अथॉरिटी अभी यहाँ पर अपने, वो कमेंट में बताना तुम यार, कितनी डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने यहाँ पे राजस्थान में, उसका कमेंट मेरे को बताना कि कितनी यहाँ पर अभी राजस्थान में डेवलपमेंट अथॉरिटी चल रही है और कौन कौन सी जगह पर है। चलें क्वेश्चन करें, आ जाओ। राजस्थान सरकार नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 नगर पालिकाओं का परिसीमन के संदर्भ में निम्न, हे भगवान, लिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर सकती है। कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है। जब कोई नया क्षेत्र नगर पालिका में सम्मिलित किया जाता है तो क्षेत्र के लिए सदस्यों का निर्वाचन 3 माह में होना चाहिए। तो 3 माह में होना चाहिए कि 6 माह में होना चाहिए? 6 माह में होना चाहिए। तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये सही हो गया। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये भी गलत हो गया। क्यों गलत है बता रहे? तो नगर पालिका की सीमाओं की परिनिश्चित करने वाली समय चिन्हों पर खर्च राज्य सरकार का नहीं, खर्चा राज्य सरकार का नहीं होता। तो कॉस्ट किसकी होती है बताओ? म्युनिसिपैलिटी की खुद की होती है। इजी पीजी क्वेश्चन लग रहे हैं? इजी नहीं, हार्ड ही है क्वेश्चन, पर पढ़ा अच्छा है आपने, ऑल थैंक्स टू यू, तब आपसे हो रहे हैं गड़गड़ गड़गड़। आगे चले तो धारा 3 के अंतर्गत जब किसी नगर पालिका की सीमाओं का परिवर्तन किया जाता है तो इसके परिणामों के संबंध में निम्न कथनों पर प्रशिक्षण कीजिए। यदि किसी नगर पालिका का किसी अन्य नगर पालिका में अमलगमेशन यानी सम्मेलन किया जाता है तो पुरानी नगर पालिका के अध्यक्ष और सदस्य नई नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, और क्या होगा? जब कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहता तो नगर पालिका का बैलेंस जो है वो अन्य संपत्ति राज्य सरकार को नियत की जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बैलेंस किसके पास जाएगा? राज्य सरकार के पास। जो बैलेंस है वो हमेशा किसके पास जाता है? राज्य सरकार के पास, जब वो एरिया नगर पालिका नहीं रहता। और मान लो कोई और अथॉरिटी के पास चला गया तो बैलेंस भी और अथॉरिटी के पास चला जाएगा, यार किसी और नगर पालिका के पास चला जाएगा। ठीक है, तो दूसरा भी सही हो गया। यदि किसी क्षेत्र को नगर पालिका से एक्सक्लूड किया जाता है तो क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को हटाया नहीं जाता है। क्यों नहीं हटाया जाता? म्युनिसिपैलिटी खत्म, म्युनिसिपैलिटी खत्म तो सदस्य भी खत्म, बात खत्म। म्युनिसिपैलिटी खत्म, सदस्य खत्म, बात खत्म। तो इसको अपने गलत कर देंगे। आंसर कौन सा है? 1 और 2, ये लो, ये लो। चलें आगे। ठीक है, चलिए, इजी पीजी लग रहे हैं क्वेश्चन, मजा आ रहा है। जब किसी गांव में समावेश कोई क्षेत्र नगर पालिका घोषित किया जाता है तो धारा 3(8) के अनुसार प्रभाव होगा। वह क्षेत्र गांव नहीं रहेगा। बताओ, जब कोई विलेज है, गांव है, अगर उस गांव को हमने उठा के नगर पालिका में डाल दिया, नगर पालिका का मतलब किसी भी नगर पालिका, कॉर्पोरेशन, काउंसिल, तो वो क्षेत्र में क्या क्या होगा बताओ? वो गांव नहीं रहेगा। बिल्कुल भाई साहब, वो गांव नहीं रहेगा। उस क्षेत्र के लिए स्थापित पंचायत कार्य करना बंद कर देगी। बिल्कुल सही बात है, पंचायत कार्य करना बंद कर देगी। गांव के सरपंच, उप सरपंच नई नगर पालिका के क्रमश अध्यक्ष उपाध्यक्ष समझे जाएंगे। बिल्कुल, अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी समझे जा सकते हैं और बताओ सदस्य भी समझे जा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1, 2 और 3। आगे चले, चलिए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 5 स्थापना और निगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक ट्रांजिशनल एरिया, संक्रमण क्षेत्र में क्या होती है बताओ? संक्रमण क्षेत्र में नगर पालिका, परिषद, निगम क्या होती है? पालिका होती है ना, तो इसमें परिषद लिखा हुआ है, तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन में सत्य पूछा है, कहीं इसमें एलिमिनेशन कर दो भी, कभी आल ले, कहीं तो हो गया,
है ना। मेरे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिंदगी में जो गलत हुए हैं वो इस असत्य सत्य से हुए हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा कि यह सत्य सत्य नहीं समझ में आता मेरे को। तो आजकल मैं पहले सत्य असत्य देखता हूं, तो इसमें असत्य कथन ही पूछे हैं। तो पहला कथन बताओ, असत्य है कि सत्य है कि प्रत्येक संक्रमण क्षेत्र में नगर परिषद होती है? नहीं साहब, परिषद नहीं होती है, पालिका होती है, बोर्ड होता है। ठीक है, तो पहला कथन तो असत्य हो गया। प्रत्येक नगर पालिका एक निगमित बॉडी कॉर्पोरेट होगी जिसका शायद उत्तराधिकार होगा। बिल्कुल भाई साहब, यह कथन तो हमारा सही है, यह कथन तो हमारा सही है। और नगर पालिका अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगी, उस पर वाद चलाया जा सकेगा। बिल्कुल सही है। पर हमने यहां पर क्या देखना है कि गलत कौन सा है, गलत कौन सा है? तो गलत तो एक ही है, पहला वाला तो केवल एक चलते हैं। हम जानते हैं ना कि स्मॉल जो ट्रांजिशनल एरिया होता है उसमें पालिका होती है, जो स्मॉल अर्बन एरिया होता है उसमें परिषद होती है, जो लार्ज अर्बन एरिया होता है उसके अंदर क्या होती है? निगम होती है। चलिए, धारा 5 के प्रविजों के अनुसार नगर पालिका गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल किसी क्षेत्र को उसके आकार और अधियों को सेवाओं को आधार पर अधिक नगरीय रूप में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल टाउनशिप बना सकते हैं, राज्यपाल बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में नगर पालिका गठन नहीं किया जा सकेगा। अब सुन लो, है ना, नहीं किया, जरूरी नहीं है नहीं किया जा सकेगा, किया भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरा दिमाग कहीं और था। बिल्कुल सही बात है, वहां पर नगर पालिका गठन नहीं होगा जहां पर म्युनिसिपैलिटी के अंदर इंडस्ट्रियल टाउनशिप आ जाएगी। आई एम सॉरी, है ना। तो पहली बात राज्यपाल कर सकते हैं, उसके बाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप में म्युनिसिपैलिटी का गठन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और सांस्कृतिक या ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार विकास प्राधिकरण गठित कर सकती है। यह भी तीसरा भी सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पॉइंट इसके अंदर एकदम सही है। हां, विकास प्राधिकरण जो खुलता है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि म्युनिसिपैलिटी को हटाया जाए, उसके साथ भी खोली जा सकती है। विकास प्राधिकरण जब खुलता है तो जरूरी नहीं है उसके लिए म्युनिसिपैलिटी को हटाया जाए, उसके साथ भी खोली जा सकती है। आगे चलते हैं। धारा 3 के अंतर्गत संपत्ति और दस्तावेजों के अंतरण में संबंध में, जब संपत्ति की बात हो रही है कि जो संपत्ति चली जाए तब क्या होगा? जब कोई क्षेत्र नगर पालिका नहीं रहता और उसे किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी जैसे पंचायत में शामिल कर दिया जाता है तो संपत्तियां उस प्राधिकारी में निहित हो जाएंगी। बिल्कुल भाई साहब, अगर मान लो फॉर एग्जांपल नगर पालिका नहीं रहती, म्युनिसिपैलिटी है ये नहीं रही, लेकिन ट्रांसफर कर दी उसकी प्रॉपर्टी, नहीं सॉरी, ट्रांसफर कर दिया नगर पालिका को किसी और अथॉरिटी के साथ, जैसी और अथॉरिटी के पास ट्रांसफर कर दिया तो पैसा भी और अथॉरिटी के पास जाएगा। अगर किसी और अथॉरिटी को नगर पालिका का वो एरिया ट्रांसफर नहीं किया जाता तो पैसा राज्य सरकार के पास जाता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई। यदि किसी क्षेत्र को एक नगर पालिका से हटाकर दूसरी में शामिल किया जाता है तो संपत्ति का बंटवारा राज्य सरकार के परामर्श के बिना ना, ये बोल रहे हैं कि जब किसी म्युनिसिपैलिटी है, ठीक है, इसके एक एरिया को यहां से हटा के यहां पर भेज दिया तो जाहिर सी बात है इतने एरिया का अपना पैसा भी तो होगा, ये अपनी प्रॉपर्टी होगी कि मुझे दो भैया, ये अपना पैसा और अपनी प्रॉपर्टी मुझे दो, मैं साथ लेके जाऊंगा मेरे, मैं क्यों छोड़ दूं यहां पे बीच में? तो ये पैसा और प्रॉपर्टी की जो बात है कितनी लेके जाएगा वो शेयर कौन डिसाइड करती है, वो हिस्सा कौन डिसाइड करती है? तो मैं आपको बता चुका हूं वो हिस्सा राज्य सरकार डिसाइड करती है। कौन करती है? राज्य सरकार। जब राज्य सरकार डिसाइड करती है तो राज्य सरकार के परामर्श से ही काम होगा। तो बिना वाला का बात तो यहां गलत होगी, तो यहां लगा देते अपने एलिमिनेशन। लो भी दो तो गए, अब तीसरा देखना सही है कि गलत है। राज्य सरकार अंतरण के अवंचित होने पर रोक भी सकती है। बिल्कुल सही बात है कि कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उनको लगता है कि फंड अभी ट्रांसफर नहीं करना चाहिए तो नहीं भी करेंगे। फंड अगर राज्य सरकार को लगता है कि नहीं ट्रांसफर करना तो नहीं भी करेंगे, राज्य सरकार रोक सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो इससे आंसर क्या हो गया हमारा, बताओ भाई? पहला और तीसरा। चले आगे, चलिए। धारा 4 अधिनियम के उपबंध से परिवर्तन से छूट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण कीजिए। तो हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 4 क्या बात करता है? एक्सेप्शन की बात करता है। और इसमें हमने पहली बात क्या पढ़ी थी? चलो पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। राजस्थान किसी भी नगर निगम को इस अधिनियम के अनुपत संबंधों से छूट दे सकती है। दे सकती है क्या नगर निगम को? नहीं, हमने सेक्शन नंबर 4 में क्या पढ़ा था? सिर्फ पालिका, सिर्फ पालिका को दे सकती है और किसी को नहीं दे सकती। तो पहला तो गलत हो गया, तो ये गया और ये गया। अब देखते हैं। छूट देने के कारण लिखित रूप में, बिल्कुल साफ लोकबंधु उनसे रिकॉर्ड इन राइटिंग होना चाहिए। ये हमने सेक्शन के अंदर ही पढ़ा था, रिकॉर्ड इन राइटिंग होना चाहिए वो। तो दूसरा पॉइंट तो सही हो गया। छूट की अवधि के रूप के दौरान राज्यपाल उन मामलों के संदर्भ सुसंगत नियम बना सकते हैं। जब छूट दी जाएगी, ये बोल रहे हैं कि जब नगर पालिका किसी पर्टिकुलर, जब सरकार किसी म्युनिसिपैलिटी एरिया को छूट देती है कि यार नगर पालिका तुम इन नियमों का पालन मत करो, तो मैंने बताया है कि जब छूट देगी तो उसके लिए नियम कौन बनाएगी? खुद ही बनाएगी। तो तीसरा सही है, पहला और दूसरा और तीसरा, ये रहा बी आंसर है इसका। चले आगे, चलिए भाई।
अब ये अपने को मिलानी है, तो धारा 3 बताओ क्या बताती है? डिलिमिटेशन, परिसीमन। तो कहीं परिसीमन दिख रहा है क्या आपको? ये लो, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी, सेकंड का देख लेते हैं। तो सेकंड धारा 4 आपको क्या बताती है? छूट की बात करती है, तो ये लो, सेकंड का सी। थर्ड देख लेते हैं, धारा 5 क्या बात करती है? हमारे स्थापना और निगमन, कॉर्पोरेशन की बात कर, उसकी गठन की बात करती है, तो वो कौन सा है? ए। तो सी का, सॉरी 3 का ए, तो 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए, 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए। ये लो, चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्षेत्र के प्रकार और स्थापित होने वाली नगर पालिका के लिए सही मिलान कीजिए। ठीक है जी, तो बताओ ट्रांजिशनल एरिया, संक्रमण क्षेत्र में क्या होता है? नगर पालिका होती है। क्या होती है? नगर पालिका। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का वाई। तो फर्स्ट का वाई कहां पर है? तो लो, इन दोनों को तो बाहर निकालो। छोटे जो अर्बन एरिया होते हैं उसमें बताओ क्या होती है? परिषद होती है, नगर निगम होती है? परिषद होती है। तो जेड, तो 2 का जेड किस किस में है? तो 2 का जेड तो इसी में है, ये आंसर ही हो गया, ये गलत हो गया। लो, और 3 का एक्स हो गया। लार्जर अर्बन एरिया में हमारी निगम होती है, ये आंसर सही हो गया आपका। इजी लग रहे हैं क्वेश्चंस? मजा आ रहा है? लग रहे हैं कि भी पेपर में भी ऐसे ही आएंगे और अपन फटफट उसको कर देंगे? बस फिर इतना ही चाहिए, तो और करना क्या अपने को। चलिए, राजस्थान नगर पालिका के अधिनियम 2009 की धारा 3 के तहत नगर पालिका की सीमाओं को परिनिश्चित करने वाले सीमा चिन्हों बाउंड्री मार्क्स का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? कितनी बाउंड्री होगी तो वहां मार्क लगाए जाते हैं, और मैंने आपको बताया था कि मार्क्स कौन डिसाइड करते हैं हमेशा? बताओ, क्या राज्य सरकार करती है, क्या संबंधित नगर पालिका करती है, कलेक्टर साहब करते हैं, या फिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिला कलेक्टर करते हैं? कौन करते हैं? मार्क्स हमेशा कलेक्टर साहब डिसाइड करते हैं। कॉस्ट कौन देता है बताओ? अगर इसी के अंदर कॉस्ट की बात हो जाए, कितना पैसा लगेगा, वो कौन देगा? तो उसका आंसर आप कमेंट में मेरे को जरूर मेंशन करना कि कौन देगा। ठीक है, चलो भाई। धारा 3 में प्रयुक्त शब्द नियमित दिवस, अपॉइंटेड डे। अपॉइंटेड डे मैंने आपको बताया था कि जब भी ए बी सी डी के अंदर कोई भी चेंज आ जाए, यानी कि एरिया जोड़ दिया, एरिया घटा दिया, नगर पालिका शामिल कर दी, नगर पालिका को खत्म कर दिया, मर्ज कर दिया, उसमें जिस दिन से वो कार्य होगा उसी को अपॉइंटेड डे कहेंगे। तो देख लेते हैं, जिस दिन चुनाव की नतीजे घोषित हो, नहीं। वह दिवस जिससे सीमाओं में कोई परिवर्तन प्रभावी होता है, बिल्कुल। यह भी गलत। जिस दिन राज्य सरकार बजट पेश करती है, नहीं। जिस दिन नगर पालिका की पहली बैठक, नहीं। तो ये आंसर सही है, राइट आंसर। चलो आगे चले। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, यदि कोई आवास गृह या फैक्ट्री, कोई भी ऐसी बताई थी मैंने, ड्वेलिंग हाउस, घर वाला, जो 2 नगर पालिकाओं के क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है, 2 नगर पालिकाओं में जब वो आ गया, मान लो किसी का घर है, ये किसी का हाउस है, घर है। अब ये हाउस जो था वो आधा तो इस नगर पालिका से, आधा इस नगर पालिका से। इनके पास काम करने गए, M1 के पास, म्युनिसिपैलिटी 1 के पास, तो कहते नहीं भैया म्युनिसिपैलिटी 2 के पास जाओ। 2 के पास गए तो 1 के पास जाओ। फंस गया ना ये तो बताना पड़ेगा ना कि कहां है। तो कौन बताएगा? क्या संबंधित मकान मालिक बताएगा? नहीं साहब। क्या जिला कलेक्टर बताएंगे? नहीं साहब। क्या उच्च न्यायालय बताएगा? नहीं साहब। तो कौन बताएगी? राज्य सरकार। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। और कैसे बताएगी? अधिसूचना जारी करके। ठीक है जी लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। आप इतने लंबे समय तक यहां पर मेरे साथ जुड़े रहे और आपने क्लास बढ़िया आपने एंजॉय की होगी और आपको काफी चीज सीखने को मिलेगी। आप रेस्ट अश्योर्ड रहना, ये 3 4 5 धारे पढ़ाई आपको यही पता लग गया होगा क्या क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, या फिर मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, या लोग बंधु पे आपको कैसे जी मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप बस इसको रिवाइज करो अच्छे से। ठीक है, रिवीजन के साथ इसके जो एमसीक्यूज है वो लगा लो और एक टेस्ट सीरीज कर लो। इसके बाद आपका अगर 1 नंबर भी कट जाए, बहुत बड़ी बात होती है, 1 नंबर भी कट जाए आपका पेपर में, तो यहीं खड़ा हूं, आके कह देना कि क्या पढ़ाया था, क्या रायता फैलाया था यहाँ पे। समझ गए? तो बस इतने काम कर लो और आपका बहुत बहुत आभार, आप इतने लंबे समय तक टिके रहे। थैंक यू वेरी मच। फिर अपन मिलेंगे नई क्लास में अगली नई धाराओं के साथ और आपको बिल्कुल इसका ईओ का एक्सपर्ट बना देंगे। ओके गाइस, बाय बाय, सायोनारा।